ठीक है सर, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। ओके। तो अब मैडम से कहें कि स्टार्ट कर लें, मैडम फरियाल से। चलें। मैं थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू भी होंगे, ठीक है। सो मैं जल्दी से एक ब्रीफ सा टेक्वर्स के रिलेटेड ओवरव्यू देता चला जाऊं। एंड तो इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा टेक्वर्स के रिलेटेड थोड़ा सा ब्रीफ सा जस्ट इंटरव्यू देता चला जाऊं, और इसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी फैकल्टी का इंट्रोडक्शन करवा दूं, ठीक है। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सो राइट नाउ यू ऑल आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्वर्स 51। सो आज का जो मेन एजेंडा है व्हाट इज विच इज एआई, ठीक है। सो आप सभी को पता होगा, ठीक है, और जैसे सर ने अभी बड़े अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी किया, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर भी हो गए होंगे। सो बाकी की चीजें हम आगे फर्दर चल के सीखेंगे, तो यकीनन आपके बाकी की भी क्यूरीज जो हैं वो हल हो जाएंगी, ठीक है। सो मैं जल्दी से ये चीज बताना चाहूंगा कि भाई व्हाट इज टेक्वर्स 51 एंड व्हाट थिंग मेक टेक्वर्स 51 यूनिक, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्वर्स 51 एक फुली डिजिटल कम्युनिटी है जो कि रिमोटली ऑल ओवर द पाकिस्तान वर्क कर रही है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हम डिफरेंट कोर्सेज को जो है ना अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर राइट नाउ हम करंट एरा में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनसे हम आपको मुतारिफ करवा रहे हैं, ठीक है। और इन सभी कोर्सेज को करने के लिए कोई भी फीस नहीं चार्ज की जाती, इट्स 100% फ्री। हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है टेक्वर्स 51 के ही नाम से, लिंक्डइन भी है हमारा टेक्वर्स 51 के ही नाम से, फेसबुक भी है हमारा टेक्वर्स 51 के ही नाम से, तो यू कैन ज्वाइन दैट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी को आगे मूव फॉरवर्ड करें, ठीक है, और इसी के साथ साथ कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। सो आप इजीली किसी भी एज का पर्सन, ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, करंटली हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट 400 एक मेंबर्स की एक टीम है, ठीक है। हम सभी एक कंपेनियन से एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। और इस तरह से पूरा एक वर्क फ्लो चल रहा है, ठीक है, जो कि डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं सारे ही कंपेनियंस जो है हमारे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इसको और चीज थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ठीक है। सो बेसिकली टेक्वर्स 51 को कौन सी चीज है जो यूनिक बनाती है? सो टेक्वर्स 51 को फर्स्ट ऑफ ऑल पे जो हमारा बिल्कुल कंप्लीटली फ्री और फ्लेक्सिबल कोर्सेज हैं, जो कि इस टाइम हम लोग मॉडर्न स्टैक पे करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर वेब डेवलपमेंट करें तो आपको पुराने स्टैक की चीजें सीखें, नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट स्टैक, मॉडर्न और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ साथ अभी हमने एक नई अपनी स्ट्रीम शुरू की है विच इज एआई, ठीक है। सो ये है कि इसी को इसको भी हम इसी तरह से आगे फर्दर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो चीज ये होगी, और जो सबसे बड़ी चीज एडिशनली जो हम समझते हैं कि जिसकी बहुत ज्यादा ऑल ओवर हर एक कोर्स में डेफिशिएंसी है, ठीक है, वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, या किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, या ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू आईटी सीखते हैं, ठीक है। बट उनके जो अंडरलाइन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होती है विच इज कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, वो उनकी क्लियर नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आईटी से बिलोंग ही नहीं करते, दे आर नॉन टेक पीपल्स, ठीक है। तो इसलिए वो एक लेवल तक जाके कुछ चीजें तो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बट जब वो चीजें जाती है ना आगे बड़े सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पे, या जब चीजें जाती हैं आगे प्रोडक्शन लेवल में काम करने पे, तो फिर वहां पर वो जाकर हो जाते हैं स्टक, और फिर उनको ये नहीं समझ आती कि हम आगे को मूव करें या पीछे को जाएं, ठीक है। तो वह उनकी उसकी सिर्फ जो वजूहात होती है उसकी एक ही रूट प्रॉब्लम होती है विच इज दे डोंट हैव द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम ग्रास रूट से बिल्कुल कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल करवाएंगे, जिसको हम एक अपना स्पेशल सीएस कोर्स भी कहते हैं। एक आपने सुना होगा CS50, हमारा है CS51, ठीक है, क्योंकि टेक्वर्स 51 तो CS51, कंप्यूटर साइंस 51, ठीक है। और इसकी सारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको यूट्यूब का जो हमारा चैनल है टेक्वर्स 51 के ही नाम से, ठीक है, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। हम लेटर ऑन आपसे लिंक भी अभी शेयर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है। सो अब मैंने आपको ये तो सारी चीजें बता दी कि व्हाट इज टेक्वर्स 51, व्हाट थिंग मेक टेक्वर्स 51 यूनिक, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया कि हम इस टाइम वेब डेवलपमेंट पे मेनली फोकस करें, जिसमें वेब डेवलपमेंट में भी फर्दर जो आगे सब टॉपिक्स
टॉपिक्स हैं, सब सब्जेक्ट्स भी जिसको हम कह सकते हैं, उनको भी हम कर सिखा रहे हैं, लाइक HTML, CSS, टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, ये सारी चीजें रिलेट करती हैं वेब डेवलपमेंट से, ठीक है। और अभी हमने अपनी एक नई स्ट्रीम शुरू की है विच इज AI, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम यू, ठीक है, हम क्या आपसे चाहते हैं, ठीक है। हमारी सिर्फ आपसे 2 से 3 ही रिक्वायरमेंट है। वो चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन टू डिटेल, ठीक है, आप जो भी चीज करें और अटेंशन से करें। सेकंड इज फोकस, ठीक है, एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर आपका माइंडसेट है कि मैं वेब डेवलपमेंट सीखूं, तो फिर जस्ट एक वेब डेवलपमेंट के ऊपर ही कंसिस्टेंट होके, फोकस होके काम करें। अगर आपका माइंडसेट है कि भाई मुझे AI सीखना, तो फिर AI पे सिर्फ काम करें, क्योंकि एक जो पर्सन होता है, एक जो इंसान होता है, ठीक है, ह्यूमैनिटी का यही एक रूल है, यूनिवर्सल रूल है, कि एक पर्सन अगर एक चीज को अच्छे से करे, तो फिर उसके लिए ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू यू, कि वो ज्यादा मल्टीपल टास्क जो है ना परफॉर्म करें, ठीक है। तो इट्स बेस्ट कि आप जो है ना एक सिंगल चीज को अच्छे से सीखे, देन फिर अपने आप को आप जो है ना डिफरेंट डोमेन्स के अंदर एक्सपेंड करें, ठीक है। और बस मैं अपनी छोटी सी स्पीच को एक आखिरी मुकेश अंबानी की कोटेशन के साथ ओवर करना चाहूंगा। ही सेड, take up one idea, make that one idea your life, let your brains, nerves, muscles and every part of your body work on that idea. This is the only way to success. Thank you so much. मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा अपनी टेक+51 की टीम का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फैकल्टी, जिसके अंदर हमारे साथ है मिस्टर शहाबुद्दीन, ठीक है, जो कि एक एक्सपर्ट टाइपस्क्रिप्ट के डेवलपर हैं, ठीक है। और इनके साथ हमारे साथ सर यासिर होते हैं, जो इनको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, असिस्ट करते हैं बेसिकली। सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं HTML CSS की फैकल्टी। वहां पर हमारे पास होते हैं मैम मिसबा एंड मैम युसरा, ठीक है। दे बोथ आर वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी काइंड, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत प्रोफेशनली हर चीज को गाइड करती हैं, ठीक है। तो अगर आप HTML CSS को सीखना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन देम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आ जाता है हमारा नेक्स्ट जेस, ठीक है। नेक्स्ट जेस में मैं खुद ही टीच करता हूँ, मेरा नाम शारून है, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट जेस को खुद ही टीच करता हूँ, मेरे साथ सर यासिर होते हैं मुझे असिस्ट करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे साथ जो हमारा फोर्थ कोर्स है, दैट इज कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसमें हमारे साथ होते हैं सर यासिर मिराज, जो कि लीड टीचर है, उनके साथ होती है मैम सबा, ठीक है। एंड उसके बाद अब जो हमने एक न्यू कोर्स लॉन्च किया, जिसके आज फर्स्ट क्लास है, वो है AI, ठीक है, जिसके अंदर मेनली सर यासिर, मैम फरियाल और मैं आप लोगों को आगे की फर्दर जो भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें आपको टीच करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारी और भी फैकल्टी, जिसमें हमारे साथ आ जाती हैं मैम अबीरा, शी इज सो प्रोफेशनल, एंड उसके साथ आ जाती हैं मैम अफशीन, शी इज ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल टीचर, ठीक है। राइट नाउ वो अभी फिलहाल ऑन दी बोर्ड कोई कोर्स को नहीं अटेंड करी, बट इन फ्यूचर वो भी कोर्सेज को अपने इनिशिएट करेंगी, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बैकएंड की टीम की साइड अगर आते हैं, ठीक है। सो हमारे पास है सोशल मीडिया के अंदर सर वहीद, जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और वो टेक+51 के साथ एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ही इज सो प्रोफेशनल एंड वेरी नाइस पर्सन, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ आ जाती हैं मैम मिलाइका, ठीक है, जो कि हमारे साथ सोशल मीडिया टीम के अंदर सारे हमारे सोशल मीडिया के काम को जो है ना हैंडल कर रही होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे साथ जो हमारा बिहाइंड द सीन स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं। और मैं आपको एक और भी चीज कहना चाहूंगा, अगर कोई भी पर्सन इस मीटिंग में भी हमारे हमारे साथ सोशल मीडिया की टीम में ज्वाइन होना चाहिए, कंटेंट राइटिंग की टीम में ज्वाइन होना चाहिए, या YT की टीम में ज्वाइन है, YT यानी कि यूट्यूब की टीम में ज्वाइन हो, सो ही इज मोस्ट वेलकम, ठीक है। ही और शी कैन कम, ठीक है। सो ये है कि आप लोग लेटर ऑन हमारी जो टीम है, टेक+ की टीम है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेक+51 जो जनरल ग्रुप है उसके अंदर आप अपने जो है ना CV जो है ड्रॉप कर सकते हैं, हम वहां से आपको जो है ना अप्रोच करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि कंटेंट राइटिंग की टीम में हमारे साथ आती है मैम फ्रिया, शी इज ऑल्सो सो प्रोफेशनल, ठीक है, जो कि हमारे साथ कंटेंट राइटिंग का जितना भी काम होता है, स्क्रिप्टिंग एंड एवरीथिंग, वो हमारे साथ करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ आ जाते हैं रेहान भाई, ठीक है, ही इज ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल गाइड, ठीक है। और इसके साथ हमारे साथ आ जाती हैं मैम कंवल, ठीक है, और वो भी बहुत प्रोफेशनल है, एक अच्छे लेवल पे यूट्यूब स्क्रिप्टिंग में काम भी करती हैं और कर रही भी हैं। इसके साथ हमारे साथ आ जाती है युसरा, युसरा जई खान, ठीक है, वो भी हमारे साथ कंटेंट राइटिंग की टीम में है, ठीक है। और एट द लास्ट हमारे पास आ जाती है हमारी यूट्यूब की टीम, जिसमें हमारे साथ है मैम अक्सा, मैम ईमान, मैम सिद्दीका एंड मैम सहर, ठीक है। सो बोथ ऑफ सॉरी बोथ ऑफ कह रहा हूँ, दे फोर आर वेरी प्रोफेशनल, ठीक है, और बहुत अच्छे से हर एक चीज को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर कोई भी किसी को किसी भी तरह से क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क अस। थैंक यू सो मच।
मैम फ्रियाल, काइंडली आप कंटिन्यू करें। हेलो मैम फ्रियाल। हेलो जी, मैम फ्रियाल जी हमारे जी साथ हैं। जी। जी मैम फ्रियाल हमारे साथ है। मैं थोड़ा सा मैम फ्रियाल का इंट्रोडक्शन आपको देता चला जाऊं। बेसिकली मैम फ्रियाल फाउंडर ऑफ टेक्वेस्ट 51 है। ठीक है, और मैम फ्रियाल हमारे साथ आज का जो हमारा एआई का कोर्स है उसमें लीड भी कर रही है, इंस्ट्रक्ट भी कर रही है। ठीक है, सो हम मैम फ्रियाल को वेलकम करते हैं। मैम प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फरियाल मकबूल फ्रॉम टेक फर्स्ट 51। सो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो ऑन कर सकूं। सो होपफुली आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। यस यस, एंड आपकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। थैंक यू। सो जैसा कि आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास का मौजू है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं इस ओरिएंटेशन क्लास में ये उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड या आईटी के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस ओरिएंटेशन क्लास में क्लास को इस तरह लेकर चलेंगे कि हम एक जनरल डेफिनेशन और एक ले में डेफिनेशन बताएंगे जो हर ख़ास और आम के लिए समझना आसान हो। तो यहाँ से हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने टेकवर्स ने डिफेंस डे पे एआई का कोर्स लॉन्च करने का सोचा था। और उसने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे एक इंटेलेक्चुअल थॉट थी, एक मकसद था और एक ऐसी सोच थी जिसको हम आज आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया डिफेंस डे पे। बेसिकली इस दफाई दिन पे टेकवर्स सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक ऐसी मजबूत कदम उठा रहा है जो कि आज की तरक्की पजीर दुनिया में जंग का मैदान सिर्फ हथियारी या जिस्मानी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल हथियार को यूज करते हुए हमें अपना डिफेंस करना है। माजी के हथियार जो भी थे, चाहे वो किसी भी तरीके से हम जंगे लड़ते थे, मगर अब का जो एरा है इसमें हम हमारी जो लड़ाई है वो जदीद टेक्नोलॉजी के ने ले ली है। अब हमें इस जदीद टेक्नोलॉजी के इल्म से ना खुद को आरास्ता करना होगा। हमने एआई कोर्स को दिफाई दिन पर ही क्यों लॉन्च किया? क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि इस दौर में हकीकी दिफा हथियारों के बजाय टेक्नोलॉजी के जरिए ही किया जाएगा। जदीद जदीद टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, इस ये सिर्फ अब एक ऑप्शन या एक जो है वो सब्जेक्ट नहीं रह गया, बल्कि ये हम सबकी जरूरत बन चुका है। अब इस एआई को सीखकर हम करेंगे क्या? इस एआई की टेक्नोलॉजी को सीखकर हम अपनी शनाख्त, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये एक नई किस्म का डिफेंस है जहां पर लाइन ऑफ कोड, हर नई इजाद, हर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हमारे मुल्क की ताकत और तरक्की के लिए एक ढाल बन जाएगा। ये वक्त है कि हम हथियारों के बजाय जहानत को तरजीह दें। और साथ साथ टेकवर्स इस इनकलाब का हिस्सा बनना चाहता है। तो चलें मिलकर अपने मुस्तकबिल को सीखते हैं और एआई के जरिए अपने मुल्क को महफूज बनाने के लिए इस जदीद टेक्नोलॉजी में हम भी अपना कुछ हिस्सा डालते हैं, ताकि हम अपने मुल्क और अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ों की पैदावार कर सकें जो हमारे आने वाले वक्तों में हमारे लिए दफाई साबित हो। सो ये मेन कॉन्सेप्ट था हमने डिफेंस डे पे टेकवर्स को लॉन्च करने का, कि हम अब जो जंग है वो हथियारों से नहीं लड़नी, हमें अपनी जंग अब जदीद टेक्नोलॉजी और इल्म के जेवर से लड़नी है। जिसके नतीजे में हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया एआई का और हमने इसको डिफेंस डे पे लॉन्च किया।
जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है टेकवर्स के प्लेटफॉर्म से, तो मुख्तलिफ एआई के आने से पहले क्या बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी जिसने एआई को तक की टेक्नोलॉजी तक आने में हमें मदद दी है। तो आइए हम कुछ एराज के ऊपर नजर डालते हैं कि एराज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या क्या रहे। तो जो सबसे पहला एरा था वो अप टू 3000 BC था, जिसमें अर्ली ह्यूमंस, जैसे कि जिसे स्टोन एज कहा जाता है, जहाँ पे जो इंसान है वो वुड के, लकड़ी के जरिए, पत्थरों के जरिए, बोन्स टूल्स के जरिए जो है वो उन्होंने टूल्स बनाना सीखे। सबसे पहले लकड़ी के जरिए उन्होंने टूल्स बनाना सीखे। जब वो अपना शिकार करते थे जंगली जानवरों का, तो वो लकड़ी से नेज़े बनाकर उसके थ्रू जो है वो शिकार करते थे। तो वहीं से जो है ये टेक्नोलॉजी का आगाज हुआ था। वहां से इंसान ने सोचना शुरू किया था कि उसको अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए ऐसी कौन से चीजें चाहिए जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द काम कर सके और अपनी जरूरत को पूरा कर सके। तो उसमें फिर आयरन टूल्स वगैरह और जो वुड टूल्स हैं, बोन टूल्स है, वो सब उसने उस टाइम पे इजाद किए थे। फिर जो है वो एग्रीकल्चर एरा आया था। वो 8000 BC और 1700 से लेकर था। तो इसमें क्या हुआ था कि अब उन्होंने इसमें बेसिकली फार्मिंग शुरू की थी। इसमें उन्होंने इरिगेशन सिस्टम बनाना सीखा था, लाइक कैनाल्स एंड डिचेस। फिर इसके ऊपर जो हमारी लाइफ स्टॉक है उसको सेव करना सीखा था। किस तरह जो है हम अपने क्रॉप्स को इरिगेशन के थ्रू पानी देना सीखा था, उन्होंने अपने क्रॉप्स को बचाना सीखा था। और लाइफ स्टॉक को जो है महफूज करना सीखा था, ताकि वो उनके लिए आगे के वक्त में काम आ सके। इसके साथ साथ यहाँ से अर्ली अर्ली इंजीनियरिंग का भी आगाज हुआ था कि जो बेसिक बेसिक टूल्स जो बने थे इंजीनियरिंग के, वो इसी एरा से ही शुरू हुए थे। फिर जो तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जो कि लेट 1700 से लेकर मिड 1800 तक था, जिसमें राइज ऑफ फैक्ट्रीज था, मशीनरीज थी, स्टीम इंजन्स जो थे, जो सबसे पहले इंजन इजाद हुआ था, जिसे भाप का इंजन कहा जाता है, वो इसी इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इजाद हुआ था। और जो उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो लोगों ने टाउन से मूव करना शुरू कर दिया था शहरों की तरफ फॉर इंडस्ट्री जॉब। और ये बहुत एक बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना जाता है, जिसका अक्सर बहुत सारी जगहों पे जिक्र भी किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा एरा आया था वो हमारे पास सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आया था, जो मिड 1800 से अर्ली 1900 तक था। और इस एरा में जैसे कि सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बल्ब इजाद हुआ था, कार्स, प्लेन्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जब हम पहले ज़माने में जो टेलीग्राफ्स भेजे जाते थे, फोन्स, जो पहला फ़ोन इजाद हुआ था वो इसी इसी एरा में हुआ था। फिर आता है इंफॉर्मेशन एज, डिजिटल एरा, तो 1960 टू प्रेजेंट। अब इस एरा में जैसे हम जनरेशन एक्स और जनरेशन अल्फा तक की बात करते हैं, तो वो सारे बहुत सारे लोग जो अभी हमारे साथ इधर मौजूद हैं, वो इसी एरा से हैं। और उन्होंने अपने सामने कंप्यूटर को आते, इंटरनेट को आते, उसका इस्तेमाल करते और इन सारी चीज़ों को देखा, मोबाइल्स को आते हुए देखा, क्लाउड टेक्नोलॉजीज को आते देखा। और अब ये जो एरा है 2022 के बाद से, वो है बेसिकली एआई का एरा, जिसमें जो है हम सब जी रहे हैं। फिर फाइनली वही एरा आ गया 2010 ऑनवर्ड्स, जो कि एआई का एरा है, ऑटोमेशन का एरा है, आईओटी का एरा है, एडवांस मशीन्स का एरा है। और इस एरे के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये एरा कहाँ पे जाकर ख़त्म होगा और ये दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां ला सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिटिल एंड बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें ये मैं बताना चाह रही थी कि एआई एकदम से नया है। उससे पहले बहुत सारी इजादात हुई हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई है, प्रोडक्शन हुई है। उसके बाद जो है इंसानों ने सोचना शुरू किया कि हम एआई की तरफ मूव करते हैं। हम आगे इसको पढ़ेंगे एआई हिस्ट्री के हिसाब से भी और मुख्तलिफ चीज़ों से, जिससे आपको और क्लेरिफिकेशन होगी। जैसे कि इस ओरिएंटेशन क्लास में आप सब मौजूद हैं, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम इस ओरिएंटेशन क्लास को इस तरह लेकर चलेंगे कि इसमें हर खास और आम जो है ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझ सके। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से होते हैं कि एआई हमारे लिए है क्या, एआई अगर आ गया तो क्या हमारी जॉब चली जाएगी, एआई आकर हमारी जॉब ले लेगा, एआई तो बहुत डेंजरस है। और कुछ उस तरह के लोग होते हैं जो एआई को सीखना चाह रहे होते हैं और उस बस वर्ड को समझकर जो है इस टेक्नोलॉजी के अंदर कूद जाते हैं।
मगर सबसे पहले मेरा हर किसी से ये सवाल है कि आप एआई को एज अ जर्नल सीखें, चाहे वो पेरेंट हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे कोई प्रोफेशनल है, चाहे आईटी एक्सपर्ट है। क्योंकि एआई इज सच अ न्यू टेक्नोलॉजी, इस पे पूरी दुनिया एक साथ काम कर रही है। कहते हैं कि आफ्टर डिकेड्स एक ऐसा टाइम आया है जब वेस्ट और ईस्ट दोनों बराबर हो गए। मतलब ईस्ट भी इसी पे काम कर रही है और वेस्ट भी इस पे काम कर रही है। वेस्ट कह सकते हैं कि हमसे इसमें आगे है, मगर फिर भी उनके पास इतना डिकेड्स का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ईस्ट वालों के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो इस जो गैप है इसको बहुत जल्द फुलफिल कर सकते हैं एआई को सीख कर। तो सवाल यहाँ से शुरू हुआ था कि इज एआई फॉर एवरीवन? सो यस, एआई इज फॉर एवरीवन, is for parents, is for students, is for professionals, is for IT experts, is for lawyers, is for doctors, is for engineers. So how? ये हम देखते हैं कैसे। तो अक्सर ये जो है ना मिथ बहुत आजकल मशहूर हो रही है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स वगैरह कहते हैं कि भाई एआई जो है वो हमारे लिए नहीं है, हम क्या कर सकते हैं एआई में, एआई आएगा तो वो हमारी नौकरियां खा जाएगा, बहुत ज्यादा डिजास्टर मचा देगा और बहुत ज्यादा तबाही ले आएगा। नहीं, एआई तबाही नहीं लाएगा। एआई तो एक टेक्नोलॉजी है, एक लर्निंग है जो आपको लर्न करनी है। तबाही वो शख्स आपके लिए जरूर ला सकता है जो इस एआई की टेक्नोलॉजी को सीख कर आपसे ऊपर हो जाए और अपनी प्रोडक्टिविटी को इतना इंक्रीज कर ले कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और विदाउट एआई हैं तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस बात को मद्देनजर रखना है, इस बात को सोचना है कि आया आप किसी भी प्रोफेशन से हैं तो वो आप एआई को किस तरह सीख सकते हैं। देखिए, एआई में बहुत सारी चीजें हैं। एआई में हमारे पास है टूल्स हैं, हमारे पास एपीआई इंटीग्रेशंस हैं, हमारे पास प्रोडक्शंस हैं, हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, हमारे पास प्रोग्रामिंग है। तो ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, लॉयर्स हैं, उनके लिए एआई को डीप डाउन जाकर या उनकी स्टडी या उनकी प्रोग्रामिंग को समझना जरूरी नहीं है। उनको ये समझना जरूरी है कि आप एआई के टूल से फेमिलियर हो और उन टूल्स को अपने जो आपकी नॉलेज या डोमेन है उसमें उन टूल्स को किस तरह यूज करते हुए आप इन दोनों चीजों को मिलाकर अपनी प्रोडक्टिविटी को ऊपर कर सकते हैं और उसको बढ़ावा दे सकते हैं। जब आप अपने अपनी नीच या अपने डोमेन में इस टेक्नोलॉजी को लाकर एक क्रिएटिविटी को क्रिएट करेंगे तो आप जो है एआई फेमिलियर हो जाएंगे, आप एआई अनेबल हो जाएंगे। आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी नीच में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ग्रोथ को प्रोड्यूस किया, आप क्रिएटिविटी को लाए, आप ऊपर हो गए। तो हर उस प्रोफेशन में जो समझता है कि हमें एआई सीखने के लिए कंप्यूटर साइंस में कूदना होगा, तो ये ऐसा नहीं है। और हमने अपनी कोर्स आउटलाइन भी इसी तरह डिजाइन की है कि हम जो लोग हमसे टूल्स का जो है सेक्शन सीखना चाहते हैं वो सीख लें, जो हार्ड कोडेड प्रोडक्शन में आना चाहते हैं वो सीख लें, और जो एआई के अंदर मॉडल्स बनाना चाहते हैं वो सीख लें। मगर एआई को जरूर जानिए, बेसिक लेवल पे, जेनरिक लेवल पे, टूल्स के लेवल पे आप एआई को समझिए और उसके बारे में जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लें। हमारा प्लेटफॉर्म एक एक इनिशिएटिव ले रहा है, मगर इसके अलावा भी यूट्यूब और बहुत सारी जगहों पे आपको एआई मिलेगा जहाँ से आप अपनी बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज को एआई के मुताबिक बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो अब मैं बताना चाहूंगी कि एआई करने क्या वाला है। एआई जो है ना वो वैल्यू क्रिएशन कर रहा है, 2030 तक जो है एआई तबाही लेकर आने वाला है। मतलब $13 ट्रिलियन की जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक एआई जो है वो जॉब्स प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक मतलब कहते हैं कि 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियंस होते हैं। तो आप सोच लें, अब पाकिस्तान जो है वो हमारा बेचारा 1 बिलियन और 2 मिलियन के लिए रो रहा होता है, इधर उधर जा रहा होता है। तो आप सब जो यंगस्टर्स हैं या जो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, आप लोग ये सोच लें कि अगर आप एआई की इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेते हैं तो आप कितना कमाल कर सकते हैं अपने लिए भी। मैंने क्या कहा था कि आप डिफेंसिव बन जाएंगे, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, क्योंकि आप एआई अनेबल हो जाएंगे, आपको एआई की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आप सीख जाएंगे। और आप किसी भी डोमेन में हो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप कितना राइज कर सकते हैं। ये जो आपको ग्राफ दिखाने का मकसद ये है कि एआई जो है वो किस हद तक चला जाएगा 2030 तक, और 2030 कुछ बहुत दूर नहीं है, जस्ट 6 साल रह गए हैं।
2024 चल रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो 0.8 ट्रिलियन की जो इंडस्ट्री है वो रिटेल में जो है ना वो साबित होगी। अब वो रिटेल में क्या होगी कि जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं वहां आपको कोई ह्यूमन नजर नहीं आएगा। वहां पे सारे रिपोर्ट्स आपको सर्व कर रहे होंगे। आप सेल्फ स्टॉक में कोई चीज कम है तो आप थ्रू एआई जो है वो उसको ऑर्डर कर देंगे। और ऐसे बहुत सारी चीजें होने वाली। इसी तरह साथ साथ जो ट्रैवल है, आप जब ट्रैवल ऐप, जो कुछ मुल्क हैं जो सिर्फ ट्रैवल के उस पे इंडस्ट्री पे चलते हैं, तो वो एआई को किस तरह यूज कर सकते हैं। जो एप्लीकेशंस जो एआई एनेबल कर सकते हैं कि वो बार बार आपको ट्रैवल डेस्टिनेशन की जगहें दिखाएंगे जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो हैं वो एआई के जो है फायदे हैं। और हर इंडस्ट्री उससे भरपूर मुस्तफीद होने की कोशिश कर रही है। इस तरह ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव में तो आपने देख ही लिया है कि हमारे पास टेस्ला आ गई है, सेल्फलेस ड्राइवर आ गए हैं, एआई उधर बहुत भरपूर तरीके से काम कर रहा है। इसी तरह बहुत हेल्थ केयर में, मेडिसिन में, फार्मेसी में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि हर जगह, एग्रीकल्चर में इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। अभी जो मई 2024 में म- उसने माइक्रोसॉफ्ट ने जो इवेंट किया था उसमें सटिया ने यही बताया था, जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, कि किस तरह एआई एग्रीकल्चर में जो है ना फायदा पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीजें, ये जब सारी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर एआई पहुंच जाएगा तो आप सोचें कि एआई के अंदर से कितनी जॉब्स निकलेंगी। और सबसे पहले तो ये सोचें कि एआई सीखना अब कितना जरूरी हो गया है। तो इसलिए एआई इज फॉर एवरीवन। हर किसी को सीखना है, हर किसी को उसके बारे में पढ़ना है। किसी ने उसके टूल्स सीखने हैं, किसी ने इसकी डेवलपमेंट सीखनी है, किसी ने प्रोडक्शन, किसी ने एपीआई इंटीग्रेशन, और किसी ने इसके मॉडल्स बनाना सीखना है। मगर सीखना सकते हैं। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था आपके सामने कि एआई की इंडस्ट्री कहाँ जाकर खड़ी होगी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली एआई क्या है। जैसे कि मैं आपको कहूंगी कि मैं ये तसव्वुर कर रही हूँ, ये अज्यूम कर रही हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने शायद पहले से एआई के बारे में नहीं सुन रखा, और जो एआई को बहुत बेसिक और जेनरिक डेफिनेशन के साथ जानना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इसको बहुत आसान जुबान में बयान करूं तो एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मसनूई जहानत। एक होती है बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया, हम अशरफुल मखलूकात हैं। वो इंटेलिजेंस जो इंसानों को मिली है वो किसी भी मखलूक को नहीं मिली हुई, इस बात से सब एग्री होंगे। तो हम हम जो अपनी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है वो किसको देने चाह रहे हैं, हम वो मशीन को देने जा रहे हैं। और उसका नाम हमने रख दिया है मसनूई जहानत, मतलब हमने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि हर वो काम जो कि इंसान कर सकता है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स है, या मेकिंग डिसीजंस है, वो एक मशीन कर सके। ये एक बेसिक मतलब डेफिनेशन है। ये आगे मिमिक कर सके, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके, कॉपी कर सके, उसकी नकल कर सके। तो ये एबिलिटी हमने मशीन के अंदर पैदा करनी है। अब वो किस तरह पैदा करनी है, कैसे करनी है, वो किस तरह काम करेगी, ये सब हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहली जो थॉट आई थी वो ये आई थी कि मशीन को इस काबिल बनाया जा सके कि वो इंसानों की तरह सोच सके, उसकी नकल कर सके, उसको मिमिक कर, उसकी इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके। तो ये जो सोच आई थी ये बहुत 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 पहले से है कि लोग जो है ना इस तरह की स्टोरीज बनाते थे कि भाई कुछ इस तरह की चीजें पैदा होंगी जो इंसानों की तरह काम करेंगी, कुछ जो है वो इंसानों की तरह डिसीजंस लेंगी, जो बहुत सारे इंसानों का काम एक मशीन कर देगी। ये स्टोरीज बहुत शुरू से बिल्टअप होना शुरू हो गई थी। फिर क्या हुआ कि 1940s में जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, 1940 से 1950 की दिहाई जो थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें जो है ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड फिलोसफर्स जो है ना वो बैठे थे, उसमें मैथमेटिशियंस थे और बहुत सारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर जो है ना इसके बारे में काम किया था और सोचना शुरू किया था। उन्होंने ये सोचा था कि हम क्यों ना एक ऐसा कंप्यूटर बनाएं, क्यों ना कोई ऐसी मशीन बनाएं जो ह्यूमन की तरह सोच सके, जो ह्यूमन की तरह काम कर सके। फिर उसमें आगे चलकर क्या हुआ कि हमारे पास ये 1940 से 1950
1956 तक एलन टर्निंग का जो काम है वो उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो माना जाता है, क्योंकि इसने जो है वो एक टर्निंग टेस्ट किया था, उसने मशीन के ऊपर एक टेस्ट किया था जो बहुत हद तक कामयाब गया था। और इस टेस्ट के थ्रू जो है ना उसने ये बताया था कि जो मशीन है वो उसको ह्यूमन की तरह जो है ना उसकी कॉपी कर सकती है, उसकी इंटेलिजेंस की तरह काम कर सकती है। फिर डार्टमाउथ एक वर्कशॉप हुई थी जो 1956 में हुई थी, और उससे बेकायदा तौर पे कहा गया था कि यहाँ से एआई का आगाज हुआ है। वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो यही उन पे यही बहस चढ़ी हुई थी कि हम लोग कुछ इस तरह का मशीन के अंदर जो है वो कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी, कुछ इस तरह का प्रोग्राम पैदा करें कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके। और इस वर्कशॉप को बहुत ज्यादा पज़ीराई हासिल हुई थी, और इस वर्कशॉप से उन्होंने ये अखज़ किया था कि बस अब कुछ ही साल में जो है ना मशीन्स इंसानों की तरह काम कर लेंगी, मगर ये मुमकिन उस टाइम पे हो नहीं पाया था। सॉरी। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री ऑफ एआई में जो सबसे बड़ा नाम था वो एलन टर्निंग का था, जिन्होंने जो है एक टेस्ट किया था, और जो टेस्ट जो है वो मशीन्स के ऊपर गया था जो कि बहुत कामयाब गया था। तो उसमें जो है ना यही बात थी कि अगर ह्यूमन जो है अपने मसलों को हल करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है या किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करता है और डिसीजन लेकर अपने मसले को हल कर सकता है, तो व्हाई नॉट मशीन्स। इसी तरह ये टर्निंग जो हमारे पास थे एलन टर्निंग, इन्होंने ये सोचा था और सोच की बिना पे इन्होंने एक टेस्ट किया था जो कि बहुत कामयाब गया था। और वहां से जो है हमारे पास, जैसे कहते हैं ना, 1940 से लेकर 1960 की जो दिहाई थी वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतलब जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वजूद आया था, जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी, इस एरा को वो एरा कहा जाता है। फिर बीच में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होता रहा, मगर जो बूम मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो 2010 के बाद से मिला, जब जनरेटिव एआई आया, जब ट्रांसफॉर्मर्स आए, मॉडल्स आए, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ने आकर तबाही मचा दी। तो वहां से एक जो है कहते हैं कि एआई जो है वो दुनिया को दिखने लग गया, और एआई ने अपना मतलब कदम जमाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आगे जाकर बहुत ज्यादा इस पे 2012 के बाद से जब डीप लर्निंग वगैरह आई तो उसने तो फिर एआई को दूसरी ही सिमत में ले गई, मगर इस सबको हम आगे जाकर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन आपको ये बताई कि हम मशीन को इस काबिल बना सकें कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके, यानी कि उसकी नकल कर सके। इसी तरह मैं दूसरी एक बहुत आसान जुबान में या लेमैन की जुबान में डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक अ डिजिटल ब्रेन। देखिए, जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन इज अ टेंजिबल, यू कैन टच इट, राइट? सो डिजिटल ब्रेन भी क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसको टच कर सकते हैं या हम उसको वो टेंजिबल हो हमारे लिए? अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो हमें समझ आती है कि भाई ये ब्रेन है और इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है और इस दिमाग के थ्रू जो है इंसान अपने सारी वर्किंग कर रहा है। तो डिजिटल ब्रेन हम कहाँ बनाएंगे? कोई इक्विपमेंट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? डेफिनेटली चाहिए होगा, और वो इक्विपमेंट क्या होगा? वो कंप्यूटर होगा। ठीक है। तो वो कंप्यूटर जो है वो हमारा डिजिटल ब्रेन है कि का हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो हम प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स और कुछ मेथड्स, प्रोसीजर्स, एल्गोरिथम्स डालेंगे, तो वो हम उसको इंटेलिजेंस दे रहे हैं थ्रू दैट सॉफ्टवेयर्स, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स। हम उसको वो इंटेलिजेंस देंगे। तो डिजिटल ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर, इज अ हार्डवेयर एंड इज टेंजिबल, और उसके अंदर जो भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, कुछ एल्गोरिथम्स डाल रहे हैं, प्रोसीजर्स डाल रहे हैं, प्रोग्राम डाल रहे हैं, ताकि वो जो मशीन है वो उसी तरह काम कर सके जैसे कि ह्यूमन बायोलॉजिकल ब्रेन काम करता है। तो ये एक मतलब रिलेशनशिप बनाने की मैंने कोशिश की थी आप लोग को बताने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक ह्यूमन ब्रेन है, और जो ह्यूमन है वो एक डिजिटल ब्रेन बनाना चाह रहा है जिसका हार्डवेयर जो है वो सीपीयू है, कंप्यूटर है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की डेफिनेशंस पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। बेसिकली थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है। वो कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसमें एक ब्रांच है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये ब्रांच करती क्या है?
इस ब्रांच का काम है कि कुछ इस तरह के मेथड्स और कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाएं जो विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग हम काम कर सकें। देखिए, ये बहुत बड़ी मिथ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट कोडिंग एंड इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। नो, कोडिंग एंड द प्रोग्रामिंग इज अ टाइनी पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ब्रांच का ये मकसद है कि हम विदाउट एनी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह के मेथड्स, प्रोसीजर्स या इंटरवेंशंस इजाद कर सकें जिसकी जो कोडिंग के बगैर जो है वो काम कर सकें, जो सिस्टम को चला सकें, कुछ ऐसे मेथड बना सकें। तो इस मेथड को बनाने के लिए जाहिर सी बात है कुछ जो चीज़ें दरकार दरकार हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डीप लर्निंग है, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोरिथम्स किस तरह बनते हैं, मॉडल क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, डाटा क्या होता है, और ये किस तरह जो है सारी प्रोसीजर में इंसान जो है वो सीखता है कि किस तरह एक जो है वो आप ऐसा दिमाग बना सकें जो कि इंसानों की तरह परफॉर्म करे। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इसमें हम कुछ ऐसे मेथड्स और ऐसे प्रोग्राम्स सीखते हैं जो विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ प्रोसीजर्स हम उसको देखते हैं जिसकी बिना पर वो इंटेलिजेंस काम करती है। आई थिंक आई एम कैन यू हेयर मी क्लियरली एवरीवन? यस यस मैम, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू। ठीक है। सो फर्दर मूव टू मशीन लर्निंग। ये भी एक ब्रांच, जिस हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, इस तरह मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई। तो मशीन लर्निंग बेसिकली है क्या कि मशीन लर्निंग वो मेथड और प्रोसीजर्स हैं जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। ठीक है। और आप उनको कोई जो है वो हार्ड कोडेड रूल्स नहीं देते हो, वो जो भी डाटा होता है वो उसी से सीखता है और उसी से अपना आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। मशीन लर्निंग को अगर हम आज की दुनिया में देखें तो उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। वो इस तरह के, जब आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो, कोई भी ऐसी देखते हो, तो वो जो आपका जो आपका जो भी पास्ट हिस्ट्री बनी हुई होती है उसको देखने में, उसको वो जज करता है थ्रू मशीन लर्निंग। और उसके बाद आपको इसी तरह के आपके अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट आपको वो वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। आप जो शॉपिंग करते हो, अगर आपने कोई ड्रेसेस की शॉपिंग की है, तो ये जो बिहेवियर्स आपके सामने आ रहे होते हैं, ये किस तरह आ रहे होते हैं, ये थ्रू मशीन लर्निंग आ रहे होते हैं कि वो आपके बिहेवियर को देखते हुए जज करता है और उसके मुताबिक आपको आप ही के इंटरेस्ट की चीजें जो है वो शो करता है। तो ये एक किस्म की बहुत स्पेसिफिक मशीन लर्निंग की एग्जांपल है। इंशाल्लाह आगे कोर्स में हम इसको बहुत डिटेल में और फर्दर पढ़ेंगे। फर्दर हम देखते हैं कि व्हाट इज डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग जो है वो पार्ट ऑफ सबसेट है मशीन लर्निंग का, और बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर ही से निकला है। और इसका जो काम होता है कि वो जो ये जो डीप लर्निंग होती है, ये किस तरह अपने आप को सीखती है। एक्चुअली ये न्यूरल नेटवर्क्स जो ह्यूमन ब्रेन की जो न्यूरल नेटवर्क्स है उससे उसको तशबीह दी गई है कि जिस तरह इंसान की जहानत की बहुत सारी लेयर्स हैं, इसी तरह डीप लर्निंग भी इंसान की जो न्यूरल नेटवर्क्स है उन्हीं की लेयर्स के मुताबिक काम करती है और ह्यूमन के जो इंटेलिजेंस को है वहां से कैच करने की कोशिश करती है। तो ये भी जो है ना बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करती है, जैसे कि हमारे टास्क को इम्प्रूव करती है, इमेज रिकग्निशन में हेल्प करती है, स्पीच प्रोसेसिंग में। और इसके अलावा जो है इसकी हम अगर एग्जांपल देखें तो ये हमें मेडिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, लाइक एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन्स वगैरह में। ई कॉमर्स में अगर अगर आप लोग कोई भी आप, जैसे हम लोग अक्सर सस्पिशियस एक्टिविटीज हमारी उसमें आ रही होती हैं तो हम उसको किस, तो ये पीछे जो इसके जो प्रोग्रामिंग होती है वो सारी डीप लर्निंग होती है कि वो कैच कर लेती है इंसानों की तरह, वो अपने न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करती है। इसको जो दी जाती है वो न्यूरल इंसानों की दिमागी लेयर्स से तशबीह दी जाती है। और इस तरह फिर हम आगे अगर आगे देखते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो है इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिस तरह टेस्ला ने निकाल ये वो टेस्ला निकली है, तो वो विदाउट ड्राइवर जो है वो काम करती है। और वो किस तरह काम करती है कि वो लर्न करती है
पैटर्न्स को लर्न करती है, ऑब्जेक्ट्स को लर्न करती है, रूट साइंस को लर्न करती है, और इस तरह वो एक पैटर्न को लर्न करते हुए, एक पैटर्न के थ्रू डिसीजंस को लेते हुए, उसको लर्न करते हुए, सीखते हुए वो डिसीजन लेती है और उसके मुताबिक वो एक्ट करती है। तो ये जो है वो इट्स ऑल अबाउट डीप लर्निंग। दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। होपफुली आई स्पेल आउट माय प्रेजेंटेशन पार्ट इफेक्टिवली। और मेरा जो मेजर वो था कि मैं एआई को इस तरह बताऊं कि हर हर आम बंदे को जो कि एआई में भी बिल्कुल नया है, उसे ये एआई का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन एज अ लेमैन पर्सन समझ आ जाए। फर्दर जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो एट द एंड ऑफ द, हम जो है कन्वर्सेशन लेंगे, एट द एंड ऑफ द मीटिंग या क्लास लेंगे। अभी मैं चलती हूँ अपने अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो कि हमारे पास है सर यासिर, जो आपको बहुत इंटेलेक्चुअल व्यूज एंड साइट्स देंगे अबाउट एआई, जो एक नया पर्सपेक्टिव दिखाएंगे आपको एआई का। That's all about my presentation. Thank you, everyone. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दी है मिस फरियाल ने, और बहुत अच्छे तरीके से और समझ लें ग्रास रूट लेवल से उन्होंने चीज़ें समझा दी हैं। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप कर दूं, बहुत जस्ट वन लाइन के अंदर ही मैं बताकर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वो कवर कर चुकी हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि भाई ये क्या है। और हम शुरू में भी मैंने स्टार्ट में भी बताया कि हमने टेकवर्स 51 के प्लेटफॉर्म से ही क्यों इसको हमने लॉन्च किया इस कोर्स को, क्योंकि एक तो ये कि रिक्वायरमेंट हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी आ रही थी कि सर हमें एआई का पढ़ाएं, एआई का बताएं, क्योंकि एआई का एक ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक चीज़ ग्लोबल ट्रेंड में हो और उससे स्टूडेंट्स और लोग और आवाम जो है वो मुतासिर ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। अब आजकल का जो एक दौर है कि हम सारे लोग कनेक्टेड हैं इंटरनेट से। तो एक चीज दुनिया के एक हिस्से में होती है तो वो पलक झपकते ही एक दुनिया के दूसरे हिस्से तक भी पहुंच जाती है। अभी कल की बात है कि हम ये देख रहे थे कि एनवीडिया जो है वो एक बड़ी शानदार किस्म की एआई चिप जो ब्लैकवेल के नाम से उसने बनाई और पूरी दुनिया में छा गया। आप लोगों को सबको मालूम होगा एनवीडिया का। अक्सर आप नाम सुनते हैं उसके जीपीयूज का, कि भाई एआई के अंदर बहुत ज्यादा उसकी कंप्यूटेशन में उसके जीपीयूज इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो एआई के ऊपर इस वक्त समझ लें राज कर रहा है। जो उसका सीईओ है, उसका नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, जैनसन हुआंग है। लेकिन क्या हुआ अभी एक महीने पहले, क्या हुआ कि उसका तोड़ निकाला हुआवे ने, और उन्होंने अपनी चिप लॉन्च कर दी एसेंट के नाम से। तो अब एक नई चीज है, तो ये दुनिया में एक मुकाबला है, कंपटीशन है। ठीक है। अगर एक इंसान ये समझ रहा है कि, या एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो ये समझ रहे हैं कि यार हमने अगर एक चीज बना ली है तो ये चीज कोई और नहीं डेवलप कर सकता या वो नहीं इस तक पहुंच सकता, तो ये आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल है। मतलब एक जमाने पहले तक शायद आप समझ सकते हो, जैसे अभी मिस ने भी एक हिस्ट्री भी बताई, तो 50 साल पहले सोचा गया कि यार ये मशीन बनानी है। हालांकि देखें 1950 से, अगर आप स्लाइड्स पे गौर करें मिस फरियाल की, तो उन्होंने जो जहाँ पे हिस्ट्री का जिक्र किया है ये है कि वो 1950 से स्टार्ट हुआ है काम। तो रीजन क्या है कि ये इतना स्लो क्यों हुआ? हाँ, ये समझना जरूरी है कि अगर एक चीज स्टार्ट हो गई 50 साल पहले, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको तो 1900 बहुत हुआ, 1970 तक आ जाना चाहिए था। ये सब चीजों को, जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी को 1970 1960 में आ जाना चाहिए था। तो ये इतना लेट क्यों आया है, ये सोचने की चीज। ठीक है। तो इसकी कई वजूहत हैं जो मैं अभी डिस्कस करता हूँ, जिसमें कुछ जो है वो एक ग्लोबल पीस की भी रीजन है कि दुनिया में जंगें लगी रही, लोग जंगों में मसरूफ रहे, नेशंस जंगों में लगी रही। कुछ इकोनॉमी, यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसका भी मसला था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इतने इन्वेस्टर्स नहीं थे, इतना सरमाया नहीं था कि हम इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते। तो एक कॉर्पोरेट माइंडसेट से भी सोचा जाता है ना, तो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि हमें चीज़ों में किस में ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में हाई से हाई रिटर्न हो हमारा। तो उस वक्त ये सारी चीज़ें, इतनी टेक्नोलॉजीज बनी हुई नहीं थी, चिप इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हो गई थी। ठीक है, सेमीकंडक्टर को बनाने में टाइम लगता था। आपको ये सब पता है, ये चीजें मैं बड़ी
डिटेल के साथ अपना हमारा जो टेक वर्स 51 का कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल का जो कोर्स है, और यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख भी सकते हैं, उसके अंदर ये मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि बेसिकली आपके पास जो कंप्यूटर होता है, उसका जो ब्रेन होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, वो बनता कैसे है। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर्स के थ्रू बनता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स के थ्रू बनता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, ये अब मैं बार बार रिपीट नहीं करता, ये एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो ना तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ना ही बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, यानी कि नॉन कंडक्टर होता है। तो ये एक मिड की चीज है जो कि एक बैलेंस वे में करंट को पास करता है और एक डिजिटल सिग्नल की फॉर्म लेता है। इसमें से या तो जीरो का सिग्नल होता है, इसका मतलब है ऑन है, और या फिर वन का सिग्नल होता है, इसका मतलब, सॉरी, जीरो का मतलब है या तो ऑफ है, या वन का मतलब है कि ये हमारा ऑन है। डिजिटल सिग्नल इसमें फ्लो करता है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी ट्रांजिस्टर की, और उसके बाद फिर सीपीयूज बने और फिर ये हुआ। तो यहां तक मैं, अगर मैं देखूं ये स्लाइड में, अगर मैं अपनी रन करता हूं, तो हमने यहां से बात स्टार्ट की थी कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल की। पहली स्लाइड आज से 4 महीने पहले जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था, तो उसमें मैंने ये स्लाइड दिखाई थी, और मैं बार बार अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज जो है ना इसी से करता हूँ। टॉपिक ही ऐसा देते हैं मुझे, तो फिर जाहिर है मुझे वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है कि भाई मशीन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इंसान जो थे वो तो मसले अपने हल कर सकते थे, बड़े बड़े उसके अंदर काबिल लोग मौजूद थे, बड़े बड़े थिंकर्स आए और उन्होंने बड़ी बड़ी फिलॉसफीज दी। ठीक है, तो फिर ये क्या मसला था कि उन्होंने मशीनों की मदद लेने पर मजबूर हो गए। इंसानों ने ये चीज समझ ली थी कि ये जो आने वाले दौर के चैलेंजेस हैं, उसमें जितना बड़ा ह्यूज डेटा का सेट हो जाएगा, इतनी ज्यादा चीजें डेटा की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी हमें, वो एक आम इंसान, एक जहन जो है वो एक कम से कम वक्त के अंदर नहीं कर सकता। आप सोचिए जरा कि अगर आपको मैं 10 करोड़ रिकॉर्ड काउंट करने के लिए दे दूं और उनकी प्रोसेसिंग दे दूं, 10 करोड़ रिकॉर्ड हैं, 10 करोड़, सही है, 10 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं, और या 25 करोड़ का डेटा है हमारी, अगर हम पाकिस्तान की आबादी की बात करें, 25 करोड़ इंसानों का डेटा, और मैं आपसे कहूं कि ये डेटा को आप जो है ना कंपाइल करें और मुझे ये गिन के बता दें इसमें से कि कितने लोग हैं जो मास्टर्स हैं, कितने लोग हैं जो बैचलर्स हैं, कितने लोग हैं जो मैट्रिक किया हुआ है, कितने लोग हैं जिन्होंने एफए किया हुआ है। तो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, इम्पॉसिबल नहीं है, इंसान कर सकते हैं अगर वो मशीन का सहारा ना लें। लेकिन क्या उनकी ये कैलकुलेशन एक इफेक्टिव वे में हो पाएगी, एक कम से कम टाइम में एफिशिएंटली इंटेलिजेंटली हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी कि इतना टाइम उनको दरकार होगा, वो कम से कम 5 से 6 साल लगा देंगे ये सारी कैलकुलेशन करने में। तो इसलिए मशीनों को बनाया गया, और मशीन की एवोल्यूशन शुरू हुई एक कमरे से। जब पहली कंप्यूटर की मशीन बनाई गई या पहली कंप्यूटिंग मशीन बनाई गई, तो उसका साइज एक रूम साइज मशीन थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते इंसान ने उसको एक मिनी कंप्यूटर में लाया, फिर उससे मिनी कंप्यूटर में लाया, फिर उसको लैपटॉप में कन्वर्ट किया, फिर उसको टैबलेट में कन्वर्ट किया, फिर उसको जनाब वो मोबाइल स्मार्टफोन में कन्वर्ट किया, और अब ये क्या हो रहा है कि जनाब वो आपके ब्रेन के अंदर चिप लगाने जा रहे हैं, एआई एनेबल्ड ह्यूमन ब्रेन में। यानी कि बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को, जिसकी बात की अभी मिस फरियाल ने भी, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को इंटरेक्शन करवाने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। पहले तो ये compete करवा रहे थे, पहले तो ये compete करवा रहे थे कि जी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस कैसे compete कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। पहले तो ये कंपटीशन में थे। तो इस कंपटीशन को आगे लेते हुए, इस पैशन को आगे लेते हुए, उन्होंने एआई के अंदर इतनी तरक्की की और इतनी शानदार और इतनी, जिसे कहते हैं ना कि हाई कंप्यूटिंग मशीन्स और इतनी हाई कंप्यूटिंग जीपीयूज और हाई कंप्यूटिंग सीपीयूज बना लिए कि अब उनके लिए इंसानों से ज्यादा तेज प्रोसेस कर सकते हैं और इंसानों से जल्दी सोच के फैसले कर सकते हैं। ये इतने हाई पावर्ड कंप्यूटर्स और इतनी हाई पावर्ड चिप्स बन चुकी हैं, या सीपीयूज बन चुके हैं, या जीपीयूज बन चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि जी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन करना है, और कंबाइन कर कर इससे हमने इंसान को और प्रोडक्टिव बनाना है। अगर इंसान को और प्रोडक्टिव ना बना सके, तो मशीनों को इतना प्रोडक्टिव बना सके कि इंसानों को किसी और काम पे लगा दे फिर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आना शुरू हो गया है अब। ठीक, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये चीज इंसानों को समझ आ गई है कि आप एक इंसान से 8 घंटे से लेके या 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। उसने सोना भी है, उसको भूख भी लगती है, उसके इमोशंस भी हैं, और उसने बीमार भी होना है, उसकी सेहत भी खराब हो सकती है। उसकी बॉडी के अंदर एक सेल्स की डिस्ट्रक्शन का और सेल्स की दोबारा कंस्ट्रक्शन का एक सिलसिला भी जारी है। सारे काम उसकी बॉडी में हो रहे हैं और उसके साथ हो रहे हैं, और उसके साथ एक फैमिली भी एसोसिएटेड है। लेकिन क्या मशीन के अंदर ये सारे इमोशंस होते हैं? अभी तक तो नहीं है।
अभी तक तो मशीन के अंदर ये इमोशंस नहीं है। ना मशीन को भूख लगती है, ना मशीन को नींद आती है कि भाई वो सो जाए, थोड़ी देर थक जाए, नहीं। ना मशीन्स जो है वो उसको वेकेशंस पे जाना होता है, ना मशीन को स्कूल जाना होता है, ना मशीन्स को कॉलेज जाना होता है, ना मशीन बीमार होती है। तो ये एक इतना अच्छा सोल्यूशन था जो कॉर्पोरेट्स को नजर आ गया कि यार हमने अब इसी पे काम करना, और हमने इंसानों का नेमुल बदल इंसानों जैसे काम करने वाले मशीनी या डिजिटल ह्यूमंस बनाने हैं, जिनको हम रोबोट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं कि जो, जिसे कहते हैं ना कि अब इंसानों ने काम लेने हैं, अपने ही काम लेने हैं जो वो ह्यूमन ब्रेन से पहले काम कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत अच्छे राइटर थे पहले, आप एक बहुत अच्छे पोएट थे, आप एक बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर थे, आप एक बहुत अच्छे मूवी डायरेक्टर थे, आप एक बहुत अच्छे गेम प्रोग्रामर थे, आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, आप एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट थे, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, आप एक बहुत अच्छे लॉयर थे। ये सारे रोल्स इंसानों के थे जो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कर रहे थे अभी तक, और सर्व कर रहे थे कॉर्पोरेट्स को और दूसरे लोगों को, और ह्यूमैनिटी को भी, चैरिटी भी, सारी चीजें कर रहे थे ना। अब ये रोल हमने देना है किनको? डिजिटल ह्यूमंस को, रोबोट्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिनके अंदर इंटेलिजेंस को बिल्ड किया जाएगा। जाहिर है उनके अंदर फिर ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस बिल्ड करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो ये काम करेंगे भाई। अगर फर्ज करें मैं एक इंसानी डॉक्टर की जगह पे एक मशीनी डॉक्टर बैठा दूं, तो क्या वो मशीनी डॉक्टर क्या इंसानी डॉक्टर की तरह सिम्टम्स को देखेगा नहीं? क्या वो उसको उस तरह की से दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं करेगा? उसको वैसे ही काम करना चाहिए, तभी तो वो इंसानों को सर्व कर सकेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकेगा ना कि एक इंसान है, एक इंसानी डॉक्टर है, जब वो एक पेशेंट को देख रहा है तो वो देख रहा है यार इसको तो फीवर है, तो वो तो उसको पैरासीटामोल दे रहा है। लेकिन जब एक मशीनी डॉक्टर एक इंसान को देख रहा है तो वो उसको पैरासीटामोल की बजाय पता लगे कोई और मेडिसिन दे रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो उसको उसी की तरह की मेडिसिन देगा जो एक आम इंसानी डॉक्टर उसको देता है, ताकि उसकी हेल्थ जो है वो ठीक हो सके। तो ये रीजन था कि जो इंसानों ने मशीनों के ऊपर डिपेंडेंस शुरू कर दी, उनको ये पता था कि इंसानी आबादी जो है वो एक हद से ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, और हमने काम भी लेने हैं, हमने कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट भी लेना है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल फोर्थ और पता नहीं कितने टाइम्स इंक्रीज भी करना है। और इंसान जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, उनके अंदर जो है वो जिसे कहते हैं ना कि जो डेथ का रेशियो है बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे हम कैसे छुटकारा हासिल करें कि इंसानों पे से प्रेशर भी कम हो जाए, इंसानों को काम भी हम कम दें? तो उनकी जगह पे फिर क्या ले आए? ये मशीन्स ले आए। ठीक है, तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड है कि मशीन्स आई क्यों। फिर मैंने ये बताया कि भाई एआई ये इतनी इतनी लेट क्यों आई है एआई? इसको तो 10 साल 20 साल पहले आ जाना चाहिए, जब चिप भी बन गई 1950 में, 60 में कंप्यूटर भी बन गया, 70 में और भी सारे काम हो गए। तो फिर ये इतना लेट क्यों हो गई एआई? तो रीजन ये है कि ये वो है लॉ ऑफ स्केलेबिलिटी, जिसको कहते हैं मूर्स लॉ। मैं कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल की जो पहली क्लास है उसके अंदर ये मैंने लॉ बताया था कि ये मूर्स लॉ है क्या। आप कोई एआई की प्रेजेंटेशन देख लें, चाहे वो जेंसन हमारा जो होंगे एनवीडिया का सीईओ, चाहे वो दे, चाहे आपको सत्या नडेला प्रेजेंटेशन दे, चाहे आपको सुंदर पाइचे जो गूगल का है वो प्रेजेंटेशन दे, चाहे एडब्ल्यूएस का जो है आपका मेटा का, सॉरी मेटा का मार्क जुकरबर्ग दे, ये कोई भी जब आपको एआई के ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे, हमेशा याद रखिएगा मूर्स लॉ का तस्करा लाजमी होगा। क्योंकि हमारे कंप्यूटिंग मशीन जो है, हमारे जो सिस्टम्स हैं हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं इस मूर लॉ के ऊपर। इन हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स की जो कैपेसिटी, जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटिंग एफिशिएंसी है, उसको जो इंक्रीज किया है वो इस लॉ के मुताबिक किया है। और ये लॉ ये कहता है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं, या जो आपके पास जितनी भी कंप्यूटिंग पावर है, यानी सीपीयूज की जो पावर है, वो हर 2 साल के बाद इंक्रीज होगी। ये एक लॉ है जो कि गॉर्डन मूर ने दिया था 1961 के अंदर, 65 के अंदर। और इस लॉ के कई फैक्टर है, और ये बड़ा इफेक्टिव लॉ है, ये अभी तक ऐसे ही चलता आ रहा है। आप ये देखिए हर 2 साल के बाद नया प्रोसेसर आता है। पहले i3 आया, उसके 2 साल के बाद i5 आया, उसके 2 साल के बाद i7 आया, उसके 2 साल के बाद फिर कोई और आएगा। इसी तरीके से अगर हम पीछे चले जाएं तो 386 आया, फिर उसके 2 साल के बाद 384 आया, 486 आया, फिर 586 आया, फिर पेंटियम 1 आया, फिर पेंटियम 2 आया, फिर पेंटियम 3 आया। ये सारे 2-2 साल के गैप से हैं। अगर आप ट्रेंड देखेंगे, ये देखें ट्रेंड, ये सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये वही ट्रेंड है कि सीपीयू की कैपेसिटी, कंप्यूटिंग पावर बढ़ती चली जा रही है, और 20 में कंप्यूटिंग पावर यहां पहुंच गई। अब जब ये यहां पहुंच गई कंप्यूटिंग पावर, तो इंसानों के पास
वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी आ गई जीपीयू के अंदर और सीपीयू के अंदर, जो बहुत एफिशिएंटली चीजों को, डाटा को प्रोसेस करके आपको डिसीजन लेकर दे देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एआई की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक इंसान होता है ना, वो एक कॉन्टेक्स्ट में फटाफट डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको ये कहते हैं कि जाओ यार, ये अगर बाहर बारिश ना हो रही हो तो देख के जल्दी से फटाफट जाके ना ये सौदा जरा दुकान से ले आओ, तो वो जाता है, देखता है, वो देखता है बाहर तो कोई बारिश नहीं हो रही, कोई रेनी सीजन नहीं, मैं फटाफट जाता हूँ दुकान से ये चीजें लेकर सारी आ जाता हूँ। ये काम करने में और ये डिसीजन लेने में उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगे, और उसने क्विकली कॉन्टेक्स्ट को देखा, अपने एनवायरमेंट को देखा, हाँ यार बारिश तो नहीं हो रही, वेदर अपडेट्स भी सही है, सब कुछ सही है, तो मुझे फौरन भागकर जाकर ये चीज लेकर आनी चाहिए और सौदा लेकर आना चाहिए दुकान से। ये चीज पहले मशीन्स में नहीं थी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटिंग का कैप मौजूद था। कंप्यूटेशन इतनी ज्यादा फास्ट नहीं हुई थी, इतने फास्ट जीपीयू इन्वेंट नहीं हुए थे, इतने फास्ट सीपीयू इन्वेंट नहीं हुए थे। ये जाके हुए हैं कहां पर? ये जाके हुए हैं इस लेयर पर जाकर। ये जो 2020 का जो एरा है ना, ये जो डेकेड आया 2000 लेके 2020 तक का जो ये डेकेड आया है, सॉरी 2010 से लेके 2020 तक का जो डेकेड आया, इसमें ये हाई कंप्यूटिंग सीपीयूज जो है ना डेवलप हुए हैं और डिजाइन हुए हैं, कि जिन्होंने ये आसान बना दिया कि लार्ज डेटा सेट भी हो, अगर आपके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी हो जिनके अंदर बिलियंस की तादाद में पैरामीटर्स मौजूद हैं, जिनके ऊपर ट्रिलियंस की तादाद में डेटा मौजूद है, बिग डेटा मौजूद है, सोशल मीडिया का डेटा मौजूद है, इमेजेस मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, वो उनको भी एक मिनिमम टाइम फ्रेम के अंदर प्रोसेस करके आपको डिसीजन लेके देते हैं। तभी तो इंटेलिजेंस बिल्ड करने 1950 और 60 में एआई को इतना बूम नहीं मिला, क्योंकि इतनी हाई पावर्ड मशीन नहीं थी भाई, इतनी हाई पावर कंप्यूटेशन नहीं थी उस वक्त। तो मैंने की है कि मैं आपको ये समझा सकूं, इस लॉ को समझना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ स्केलेबिलिटी। यही वो स्केलेबिलिटी का लॉ है जो कंप्यूटेशन की पावर को इंक्रीज करता है हर 2 साल के बाद। ठीक है। फिर मैंने ये बता चुका हूं आपको कि भाई जाहिर है कि इस 50 साल के दौर के अंदर हमने कई चीजें देखी हैं, हमारे माशरे में कई चीजें सोसाइटी में आई हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी डाउन की तरफ भी गई है, फॉल की तरफ भी गई है। पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया, रिसेशन भी हुआ है, फिर दुनिया में जंगें लगी हैं इतनी। तो ये सारी चीजों ने भी प्रोडक्टिविटी को इंसानों की कम किया है। इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसे निकाल लेगा। आप देखें ना, आपके पास इसराइल में अगर अभी इस वक्त जंग हो रही है या उस रीजन में जंग हो रही है, तो वहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और रीजन ये, इन्वेस्टर तो उस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ना जहां पर अमनो मान हो, पीस हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं, जिसकी वजह से मूर्स ने एक पूरा ये ट्रेंड फैक्टर बनाकर अपना एक लॉ दिया था। ठीक। एनीवे, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि भाई हम एआई की जो एवोल्यूशन है उसमें ये सारे ब्रेक थ्रूज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि एआई कितनी इफेक्टिव हुई, कैसे इफेक्टिव हुई, जब अच्छे हाई कंप्यूटिंग पावर्ड मशीन्स बनना शुरू हो गई, सुपर कंप्यूटर्स बनना शुरू हो गए, तो एआई ने क्या किया कि इंसानों को डिफीट करना शुरू कर दिया। ये वो गेम है, ये वो मुकाबला है कि जिसमें ये चीज बताई जा रही है इंसानों को कि हमने एक ऐसी मशीन बनानी है जो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को डिफीट कर देगी, जो इंसानों को, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास जो इंटेलिजेंस है उसको डिफीट कर देगी। ऐसा कब हुआ? इसका मुजाहरा सबसे पहले हुआ आईबीएम ने किया। अपना डीप ब्लू चिप जब उसने सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, उसने उसके अंदर चेस बोर्ड का गेम, जो ये जो गैरी कैस्परोव है ना, ये दुनिया का नंबर 1 चेस प्लेयर है, ये याद रखिएगा, नंबर 1 चेस प्लेयर है, रशियन चैंपियन है ये चेस का। उसको 1997 में इस डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने शिकस्त दे दी, डिफीट कर दिया उसको चेस के अंदर। फिर ऐसा ही मुजाहरा डीप माइंड्स ने किया। ये जो गूगल की एक सब्सिडरी है डीप माइंड्स, इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूके में है, लंदन में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा गो का एक कंप्यूटर वर्जन बनाया। अल्फा गो एक गेम है, बोर्ड बोर्ड गेम की, जैसे हमारे यहाँ पे खेलते हैं ना, वो ड्राफ्ट खेलते हैं ना हम लोग, और वो जमीन पे बना के यहाँ पर पाकिस्तान में भी खेलते हैं, उसको नो गोटो वाला गेम कहा जाता है। लूडो नहीं है ये, लेकिन ये उसी तरह का एक बोर्ड गेम है। इसमें जो यूरोपियन चैंपियन था फैन हुए, उसको शिकस्त दी उसने 2015 में, उस कंप्यूटर सिस्टम ने, गूगल माइंड्स ने, डीप माइंड्स ने, जो एआई के ऊपर बनाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ था। तो अब आपने दिखाया क्या इंसानों को, दुनिया को क्या दिखाया कि देखो, हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी मजबूत इंटेलिजेंस की हामिल वो मशीन होगी कि वो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को शिकस्त दे देगी, चाहे वो जितना भी बड़ा चैंपियन क्यों ना हो। और वो करके दिखाया उन्होंने। तो यहां से गेम स्टार्ट हुई एआई की पढ़ना। अब आपको समझ में आना शुरू हुआ कि एआई को हवा जहां से मिलना शुरू हुई, कि जिसमें एआई, जो पहले उसका ग्राफ मैं आपको बताऊं यहां था, अब वो ये इस तरह से बूम, ये देख रहे हैं, टॉप की तरफ जाना शुरू हुआ है।
और ये और ऊपर जाएगा, ये 20, 30, 40 तक तो बहुत ही ऊपर जाएगा ये। ठीक है, ये वो राइज है जो अभी आने वाला है अगले 10 साल के अंदर, अगले 5 साल के अंदर, जो अभी और चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो ये चीज तो पहला मुजाहरा तो ये हो गया। अब दूसरा मुजाहरा देखें, चैट जीपीटी आया। चैट जीपीटी का जो 4 वर्जन आया उसने ये बॉलीवुड को, सॉरी बॉलीवुड कह रहा हूँ, बॉलीवुड कहां से आ गया, हॉलीवुड को सबसे बड़ा चैलेंज आया। हॉलीवुड को ये चैलेंज आया कि पहली एआई फीचर फिल्म तैयार हो चुकी है और वो रिलीज हो चुकी है। ठीक है, रिलीज हो चुकी है। आप बोलते हैं तो मैं ट्रेलर भी चला देता हूँ इसका। उसका नाम है द लास्ट स्क्रीन राइटर। जो पूरी मूवी जो है वो एआई ने लिखी है, पूरी मूवी, कंप्लीट मूवी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं सारे लोग मौजूद हैं हमारे पास, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से ऐसे बहुत सारे होंगे जो लिखने का भी शौक होगा उनको, तो वो एआई के थ्रू अपने राइटिंग स्किल्स को आजमा सकते हैं। एक राइटअप वो बनाए और फिर आपको एक चैट जीपीटी राइटअप बना के देगा। आप फर्क देखिएगा कितना बड़ा होगा। जो जीपीटी का राइटअप होगा वो कैसा होगा और जो आपका राइटअप होगा वो कैसा होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। और वो बहुत शानदार लिखेगा चैट जीपीटी, और वो लिखेगा ऐसे कि जब आप उसको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स देंगे, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स देंगे। ठीक है, वो अभी हम आगे चल के बताते हैं आपको, वो अपनी जब कोर्स का हम रोड मैप दे रहे होंगे उसमें बताएंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। कहने का मकसद ये है कि ये एक और ब्रेक थ्रू है कि यार एआई के थ्रू मैं पूरी मूवी बना सकता हूँ। मतलब मुझे कोई जरूरत नहीं हॉलीवुड की, मुझे कोई जरूरत नहीं बॉलीवुड की, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तो छोड़ ही दें। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया फिर, ये तो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया। सारे जितने भी आपके आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, और उनके आप इनकम देखें तो वो तो जमीन आसमान का उनके जाकर जो है इनकम छू रही है जाकर, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो लोग पेमेंट लेते हैं एक एक मूवी की। तो ये अगर एआई ये सारा काम हमें करके दे देगी तो ये तो कितना बड़ा एक थ्रेट है पूरी हॉलीवुड की इंडस्ट्री को। बट लेकिन उन इंसानों का फायदा भी है कि जो इस एआई को सीख रहे हैं, अगर वो ये एआई सीख लेते हैं, अगर वो एआई पे काम कर लेते हैं, अगर वो जनरेटिव एआई पे काम कर लेते हैं, अगर वो चैट जीपीटी को सीख लेते हैं, तो क्या वो इस काबिल नहीं बन सकते कि वो भी स्क्रीन राइटर्स बन जाएं? क्या वो भी अच्छी अच्छी मूवीज लिख सकें वाया एआई, विद द असिस्टेंस ऑफ एआई? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पावर है एआई की। यहां पर अब ये एक और जो जिसे कहते हैं ना कि बड़ा, जिसे कहते हैं एक झटका एक मिला सबको कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक, तो ये किसने दिया, ये दिया जनरेटिव एआई ने। अब ये शुरू हो गई जनरेटिव एआई कि जो जनरेट कर रही है चीजों को, टेक्स्ट को जनरेट कर रही है, इमेज को जनरेट कर रही है, ऑडियो को जनरेट कर रही है, वीडियो को जनरेट कर रही है, 3D ग्राफिक्स को जनरेट कर रही है, गेम्स को जनरेट कर रही है। ये चीजें देने शुरू हुई। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू था। ये अभी इसी रिसेंटली रिलीज हुई है, ये आई थिंक अप्रैल में रिलीज हुई है, अप्रैल 2024 में रिलीज हुई है। द लास्ट स्क्रीन राइटर, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं भाई, एआई ने अब क्या किया कि अब ये मेडिकल इंडस्ट्री को हिट करना शुरू किया है इन्होंने। क्योंकि देखें एक चीज बड़ी कॉमन है, एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बड़ी बड़ी कॉमन चीज है दुनिया में इस वक्त जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने जो स्टडी किया है उसके मुताबिक मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं वो इस वक्त दो फील्ड्स में हो रही हैं। बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। नंबर वन मेडिकल साइंसेस, नंबर वन के लॉन्जिविटी की, इंसान की जिंदगी को बढ़ाने की, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि जिंदगी को कैसे बढ़ाया जाए, जिंदगी को हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। ये पहुंच गए इंसान उस तरफ कि वो ये कह रहे हैं कि हम जिंदगी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जिंदगी को खत्म नहीं, जिंदगी को आप जिसे कहते हैं ना कि एवर लास्टिंग तो नहीं है वो लाइफ, तो उसने मरना तो है इंसान ने एक ना एक दिन, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है वाया लॉन्जिविटी मेडिसिन। ये पूरा एक ट्रीटमेंट है जो कि बन चुका है। ठीक है, और वेस्ट में यूज हो रहा है, बड़ा इफेक्टिवली यूज हो रहा है। होता यह है कि उस ट्रीटमेंट में आपके वो सेल्स जब एजिंग आपकी स्टार्ट होती है तो उनको वो क्या करते हैं कि वो सिग्नल देते हैं कि नहीं यार आपकी एज अभी इतनी नहीं हुई है, आप दिमाग से बूढ़े जरूर हुए हो, वैसे आप बूढ़े नहीं हो। ठीक है, तो वो चीज क्या होती है कि वो उनको रिवर्स कर देती है एजिंग के प्रोसेस को, यानी एजिंग को रिवर्स किया जा सकता है वाया दैट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। बट अब हम आते हैं कि उसके बाद मेजर इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है जी, मेजर इन्वेस्टमेंट हो रही है फिर आपकी आईटी के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। ये दो सेक्टर हैं जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर, जहां पर सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। तो जिस फील्ड में एक अपना सेट पैटर्न बना लें, दुनिया में कभी भी, जिंदगी में कभी भी जब आपको ये लगे ना कि इस फील्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और सबसे ज्यादा बल्कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है,
जिस फील्ड में सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इसका मतलब है कि उस फील्ड का फ्यूचर है, वो आने वाली है, क्योंकि वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो उस पर काम करना जरूर सीखें, उस पे अपने स्किल्स को बढ़ाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनके ऊपर, रगीना बारजीला पे। ये कौन है? ये एमआईटी की प्रोफेसर। आपको पता है सबको एमआईटी का? एमआईटी दुनिया की नंबर वन टेक्नोलॉजी की, समझ लें कि हाई टेक इंडस्ट्री के अंदर, हाई आईटी के अंदर स्पेशली, और टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर वन यूनिवर्सिटी है दुनिया की। ठीक है, इसका रैंक आता है नंबर वन, एमआईटी का, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, हार्वर्ड के मुकाबले में इसको बनाया गया था। सबसे पहले हार्वर्ड थी, हार्वर्ड बहुत पुरानी है, वो 1800 और 1900 की बात है। फिर उसके बाद एमआईटी को बनाया गया उसके बाद, और हार्वर्ड के कंपटीशन में बनाया गया। तो टेक्नोलॉजी के अंदर तो वो हार्वर्ड को भी पीछे छोड़ चुकी है एमआईटी दुनिया में। अभी आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितनी इनोवेशंस देखते हैं, वो इसी यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जो कर रहे होते हैं। इसकी ये प्रोफेसर है रगीना ब्राजीला। ये 2003 में इन्होंने एमआईटी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद इन्होंने एनएलपी वहां पे पढ़ानी शुरू की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये बेसिकली एआई की प्रोफेसर है वहां पर। 2014 में इनको डायग्नोस हुआ ब्रेस्ट कैंसर, और ये एमआईटी हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गए ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब जब इनका ट्रीटमेंट हुआ तो इन्होंने ये देखा कि यार, यहाँ तो मेरा जो ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं खुद एआई की प्रोफेसर हूँ, मैं सारी जिंदगी मेरी हो गई मैंने पढ़ाते हुए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, और सारी दुनिया को मैं लेक्चर देती फिरती हूँ कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम कर सकती है, ये काम कर सकती है। आज जब मेरे पे मुसीबत आई है तो मैं बिल्कुल बेबस हो गई हूँ। और मुझे ये जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं एमआईटी में, वो नॉन एआई बेस्ड है, उसके अंदर कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं हो रही। सारे ह्यूमन डॉक्टर हैं जो अपनी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके मुझे ट्रीट कर रहे हैं। उनका प्रिसीशन, उनकी डायग्नोस्टिक्स सब अनसर्टेन है, जिसकी जिसकी वजह से, उस अनसर्टेनिटी की वजह से मैं यहां तक पहुंची हूं। तो इसने एक फैसला किया वहां पर, इसने डिसीजन ये लिया कि अगर तो मुझे अल्लाह ने जिंदगी दे दी और मैं बच गई, और मेरा ट्रीटमेंट ये सक्सेसफुल हो गया, वट एवर जैसा भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मैंने फिर कैंसर का ट्रीटमेंट एआई के थ्रू करवाना है, और मैंने इंसानों को आजाद कर देना है कैंसर से। और उसमें मैं एआई को इंक्लूड कर दूंगी, अपनी क्लिनिकल एआई का पूरा एक, जिसे कहते हैं ना, एक पूरा डिपार्टमेंट या एक पूरी फील्ड को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, कि जिसके थ्रू क्या होगा कि इंसानों का कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकेगा। देखिए इसमें होता क्या है कैंसर में, मेरे अपने फादर को कैंसर था, उनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। मैं उसमें बताता हूँ उसमें होता क्या है। इसमें एक बड़ी चीज ये होती है कि आप को वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में लाना होता है। हमारे डायग्नोस्टिक्स जितने भी होते हैं वो अनसर्टेनिटी की बेस पे होते हैं। यार डॉक्टर होता है ना, इंसान होता है, इंसान से गलती हो सकती है, उसने देख, फर्ज करें एक एक्सरे आया 5 साल पहले, 4 साल पहले, मेरे फादर का ही आया, किसी का भी आया, उसमें ये वाजे आ रहा है कि यार ये स्पॉट बन रहा है इनका। उसने बोला नहीं, ये कोई मसला ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने उसको नजरअंदाज कर दिया, उसकी निगाह ही नहीं पड़ी उस एक्सरे के ऊपर। तो मुझे ये बताएं, उसकी इस अनसर्टेनिटी की वजह से, उसकी उसकी जो जो ये जो ह्यूमन की जो प्रिसीशन थी, जो वो नहीं दे सका, उस पर लगा सका, वो बंदा कैंसर का शिकार हो गया। ये खुद कैंसर का शिकार हो गई रही। तो इन्होंने प्रिसीशनल मेडिसिन और इन्होंने प्रिसीशन को इंट्रोड्यूस कराया कैंसर के ट्रीटमेंट में। इन्होंने बताया कि जो डायग्नोस्टिक ऑफ कैंसर की होगी, चाहे आपने अर्ली डायग्नोस्टिक करनी है जीन थेरेपी के थ्रू या जैसे भी करनी है, उसमें हम सर्टेनिटी को फैक्टर को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ताकि मशीन डिटेक्ट करे, ना कि इंसान। इंसान गलती कर सकता है लेकिन मशीन गलती नहीं करेगी, वो बता देगी कि हाँ यार ये होने वाला है 10 साल में, आप इसको ट्रीट कर लो। तो मशीन की डायग्नोस्टिक्स पे, मशीन की इंटेलिजेंस पे, एआई के ऊपर जो है ना, वो फिर ट्रस्ट बढ़ गया लोगों। अब ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का क्लिनिक चल रहा है। और ये एमआईटी में एक जमील क्लिनिक के नाम से, शेख अब्दुल लतीफ जमील साहब ने, जो कि सऊदी अरब के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, उन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया में चैरिटी करते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट ये सारी की है वहां पर एमआईटी के अंदर, और बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि चैरिटी भी चला रहे हैं। इसकी बेस पे स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, और क्लिनिकल एआई के ऊपर एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस कराई है रगीना ने। ये देखें, एक 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 ही शख्स है ना, एक ही पर्सन है ना, वो जब एक प्रोसेस से गुजरी तो उसने क्या स्टेप लिए कि वो दुनिया को कहां लेके जा रही है। वो कह रही मैं कैंसर से आजाद करा दूंगी वाया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डायग्नोस्टिक्स इतनी प्रिसिशनल होंगी और इतनी एक्यूरेट होंगी कि उसके अंदर इंसानी गलती का शायबा भी नहीं रहेगा, एग्जैक्टली कैंसर ट्रीट हो जाएगा। समझ रहे बात? तो ये चीज थी जो इसके साथ हुई, और इसने उसको किस तरीके से ट्रीट किया, और फिर उसने इसका रिस्पॉन्स देखें क्या है, जबरदस्त। ये है चीज, रिस्पॉन्स। और ये चाहते हैं अल्लाह ताला
कि ये आप लोग भी करें, जब कोई चीज सीख लें या किसी प्रोसेस से गुजर जाएं तो कोशिश करें कि उसको और ज्यादा बेनिफिशियल बनाएं ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए और ज्यादा बेनिफिट में उसको उसके लिए काम करें। फिर एक ही आते हैं ये पिरजानियन, पाउलो पिरजानियन। ये एक ईरानियन साइंटिस्ट है, ईरान का है ये, बेसिकली ब्रिटिश ईरानियन है, ये भी यूके में रहता है। इन्होंने ये देखा, इनकी स्टडी ये थी, ये कंपनी है एम्बॉडीड, उसके ये सीईओ हैं। इन्होंने ये देखा कि दुनिया में ऑटिज्म जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे खास तौर पे इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। खास तौर पे बच्चे वो जो पैदा होने के बाद बड़े हो रहे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, वो सबसे ज्यादा इस बीमारी का शिकार होते हैं, जिसको एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। हमारे यहाँ तो कोई इस पे इतना वो ही नहीं है, अब ज़ाहिर शऊर आ रहा है जैसे जैसे लोग, तो उसका ट्रीटमेंट भी आ रहा है। जो लोग इसमें होता यह है कि बच्चे की जो लर्निंग स्किल्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चा बता नहीं पाता कि उसको भूख कब लग रही है, बच्चा ये कह नहीं पाता। ये उन माओं को सलाम है जो बेचारे ऐसे बच्चों को देखती हैं। ठीक है, तो ऑटिज्म के लिए उसने क्या किया कि उस इस शख्स ने क्या किया, इसने एक किड रोबोट बनाया, उसका नाम मॉक्सी रखा, भी मैं आपको दिखाता भी हूं उसकी पिक्चर। उस रोबोट के अंदर ये इंटेलिजेंस बिल्ड की गई कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए बच्चे से बात करे, क्योंकि इस ट्रीटमेंट का एक पार्ट ये होता है कि बच्चे से आपने कम्युनिकेट करना है, बच्चे के साथ कन्वर्सेट करना है, बच्चे को मुख्तलिफ कम्युनिकेशन की एक्सरसाइजेस करवानी है। अब एक इंसान इस ऐसे बच्चे के साथ कब तक बैठ के उसको ये सारी चीजें कराता जाएगा, लेकिन करते हैं, इंसान करते हैं भाई, माएँ ऐसी हैं वो कर रही हैं, तो सलाम है उन माओं को। लेकिन इसने एक आसानी पैदा की, इसने ये कहा कि हम एक ऐसा बॉट बनाते हैं जिसके अंदर हम ये सारी इंटेलिजेंस डाल दें कि वो ऑटिज्म के मरीजों को, ऑटिज्म के बच्चों को कैसे, वो बॉट पूरी उसको बच्चे के साथ खेलता है, उसका दोस्त बनकर उसको सारी कन्वर्सेशन करता है, उसके साथ उसके इमोशंस को फील करता है, इस वो कैसा है, उसको उसको बताता है कि तुमने ये करना है, और उसके अंदर ये सारी इंटेलिजेंस मौजूद है कि वो किस तरह से उस बीमारी से उसको छुटकारा दिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये काम इस शख्स ने किया है, और इसने इस स्टेट्स की बेस पे किया है। ये जो स्टेट सामने आ रही है आपके साथ सामने, कि अमेरिका में हर 30 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। इसमें एक बड़ी वजह जो डॉक्टर कह रहे हैं वो स्क्रीन टाइम्स का बढ़ना भी है, ये भी एक बात है, बच्चों का या माओ का स्क्रीन टाइम्स का बढ़ना भी एक वजह है। लेकिन एक ये एक मे बी ये कह सकते हैं एक रीजन हो सकता है, बट ये ओवरऑल रीजन नहीं है। ये है, ये डिसऑर्डर जो है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों की लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स खत्म हो जाती है, बात कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते, अपनी चीज समझा नहीं पाते। ठीक है, तो ये इसने किया, जो कि एआई के थ्रू उसने एक ऐसा इंटेलिजेंट बॉट बनाया, जिसको उसका नाम इसने मॉक्सी रखा, ये वो बॉट है, बच्चा बॉट जो है ना, जो किड बॉट है। तकरीबन अराउंड आई थिंक $199 की कॉस्ट है टोटल। अमेजोन से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स मौजूद हैं, ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये बिल्कुल, इसकी मूवमेंट भी देखेंगे अगर आप इसकी वीडियो देखें यूट्यूब पे जाके, इसका नाम मॉक्सी है, तो इसकी वीडियोस देखिएगा तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और आप अगर कोई अल्लाह ना करे किसी के साथ भी, किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर कोई ऐसा हो और वो ये चीज चेक करना चाहे, ट्रीट करना चाहे, तो ये इसकी कंसल्टेंसी ले सकता है। इन्होंने वेबसाइट के ऊपर बाकायदा सपोर्टिंग रोबोट्स भी रखे हुए हैं, जो कि ये बता रहे हैं, आपको सारी चीजें समझा रहे होते हैं। सपोर्टिंग, इनके सपोर्ट के लोग भी मौजूद हैं, जो कि आपको प्री सेल्स जो है ना, वो इसकी इससे पहले, इसको परचेज करने से पहले सारी आपको जो है ना उसकी बैकग्राउंड और डिटेल्स बताते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, ये आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे ये काम कर रहा है डेविड सिल्वर। अब ये कौन शख्स है? ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग पे काम कर रहा है, यानी कि एक कॉग्निटिव साइंस की एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है कि इंसान का बिहेवियर कब चेंज होता है। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसी थ्योरी है, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी चेंज ऑफ बिहेवियर जो है ना, या तो रिवॉर्ड से होता है या फिर सजा से होता है। यानी कि या तो आप इंसान को कोई रिवॉर्ड दें तो वो खुश हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका काम करने का अंदाज चेंज हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी हर चीज बढ़ जाएगी। हैप्पीनेस यही तो देती है इंसान को, उसमें एक नया नया जज्बा, उसके अंदर एक नई मोटिवेशन को पैदा करती है हैप्पीनेस। ये होता है रिवॉर्ड से काम, ये हो गया चेंज ऑफ बिहेवियर। चेंज ऑफ बिहेवियर का मतलब है चेंज ऑफ हैबिट। चेंज ऑफ हैबिट का मतलब है चेंज आप ला सकते हो सिस्टम के अंदर, प्रोसेस के अंदर, सोसाइटी के अंदर। अगर आपने अपनी हैबिट चेंज कर लिया, अगर फर्ज करें आप कोई, आपको कोई बैड हैबिट है आप लगी हुई, और आप वो बैड हैबिट छोड़ दें, अच्छी हैबिट को अडॉप्ट कर लें, ये होगा कैसे? कि जब आपको कोई रिवॉर्ड मिले या फिर आपको कोई पनिशमेंट मिले या सजा मिले। पनिशमेंट में भी बिहेवियर चेंज होता है।
ये भी है। तो ये अब ये चीज लानी है आपने, ये तो हो गया बायोलॉजिकल ब्रेन या बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, वो इस तरह काम करती है। इंसानी जहन इस तरह सोचता है कि जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा या सजा मिलेगी तो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है। अब ये जो शख्स है डेविड सिल्वर जो है, ये टॉप साइंटिस्ट है डीप माइंड्स का, जो कि गूगल की सब्सिडरी है, यूके में इसका हेडक्वार्टर है। उसका ये टॉप साइंटिस्ट है और ये काम किस पे कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे। ये इन्होंने वो रिवॉर्ड का एक एल्गोरिथम डिजाइन किया जिससे मशीन को रिवॉर्ड मिलेंगे। यानी कि ऐसा रोबोट मैं बना लूंगा, अगर वो रोबोट उसको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे तो वो और अच्छा परफॉर्म करता जाएगा, वो खुश होगा, वो और प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो जिस रोबोट को रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे तो उसका मतलब है वो काम ही नहीं करेगा, उसको सजा मिल गई ना फिर, तो वो गम में चला जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा बोर्ड पे। तो ये बेसिकली मशीन के अंदर इंसानी इमोशंस को अचीव करना चाह रहे हैं इसके थ्रू, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू। और इसके लिए ये जो काम कर रहा है शख्स, वो अनमैन व्हीकल डिवाइसेस पे काम कर रहा है, ऑटोनोमस कार्स पे काम कर रहा है, ऑटोनोमस प्लेन्स पे काम कर रहा है, ऑटोनोमस ड्रोन्स पे काम कर रहा है, और ऐसे इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने में लगा हुआ है कि जो जिनमें ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म के थ्रू, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू उसको जर्नल इंटेलिजेंस दी जा सकती है। यानी कि ऐसी इंटेलिजेंस जो कि इंसानों के तकरीबन तकरीबन बराबर होगी, आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मार्केट साइज ये मैडम ने आपको बता दिया कि भाई हम एआई, तो ये एआई यूं जरूरी है, एआई को सीखना इसलिए जरूरी है, एआई फ्यूचर है। अब ये जो हम सारा आपको ये जो पूरा इंट्रोडक्शन और ये पूरी ओरिएंटेशन दे रहे हैं एआई की, बता जो रहे हैं सारी चीजों का और सारे एरियाज का, वो बता ही इसीलिए रहे हैं कि ये इसलिए जरूरी है। मार्केट साइज देख लें, 13 ट्रिलियन डॉलर का है, जो मैकेंजी और कंपनी जो इन्होंने पूरा एक एस्टिमेट करके इसको एक अप्रोक्सीमेशन इसकी दी है, बाय 2030 तक ये इसका कैप है, मार्केट कैप है। ठीक है, मिस फरियाल ने बड़ी डिटेल में इसकी स्लाइड आपको दिखा दी है। ठीक है, तो ये सारे वो इंसेंटिव्स हैं जो कि हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम एआई पे काम करें, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी है, एआई इज अवर फ्यूचर। ठीक है, जो कि हमारी जिंदगी के हर हर हिस्से को जो है वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स की भाई एआई है। फिर हमारे पास 3 टाइप की जो मेजर कैटेगरीज बनाई है एआई की, वो 3 टाइप की हैं। एक बनाया जी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और एक सुपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एएसआई कहा जाता है। ठीक है, तो एएनआई तो वो है जो अभी हम कर रहे हैं काम, जितने भी काम हम चैट जीपीटी के थ्रू काम कर रहे हैं जी, हम जो है वो फर्ज करें हमारे पास कोई को पायलट है, कोई कोई हमारे पास डिजिटल असिस्टेंट है पड़ा हुआ, या हमारे फर्ज करें हमारे पास ऐसा होता है कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएं, अगर आप उस वहां से कोई भी एक आइटम परचेज करें ना, तो वो 10 आइटम आपको और बताता है। वो बोलता है भाई आपके जो आपने आइटम को परचेज किया है, तो जिन लोगों ने भी पास्ट में इन आइटम को परचेज किया है उन्होंने ये आइटम्स भी साथ में परचेज किए हैं, तो अगर आपको ये पसंद है तो आप ये आइटम भी परचेज कर लें। या लास्ट टाइम आपने अगर कोई आइटम परचेज किया होता है तो वो उसके रिकमेंडेशन देता है कि ये आइटम आप इससे मिलता जुलता है, ये भी आइटम ये भी परचेज। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम हो गए, ये सिंगल टास्किंग चीज हो गई। यानी अगर वेदर अपडेट बता रहा होता है एक आपको बॉट कि आज के दिन, यानी आज है 7 सितंबर, लेट से नहीं आज क्या है, आई थिंक 8 सितंबर, बल्कि अब 9 हो गई है, तो 9 सितंबर को अगर फर्ज करें कि आज टेम्परेचर इतना है और आज जो है वो रेन के चांसेस इतने हैं, तो आज से 20 साल पहले जो सितंबर आया था उसके अंदर रेन के चांस और ये कितने थे, ये एक आपको बॉट कैलकुलेट करके बता रहा होगा। यानी सिंगल टास्किंग होगा, एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, या तो प्रेडिक्ट कर रहा होगा, या कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, या किसी दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। वो ऐसा नहीं होगा जैसे इंसान है ना, जैसे मैं हूँ बैठा हुआ या आप लोग सारे बैठे हुए, हम तो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना। हम अपने पानी के मसले भी हल कर रहे हैं, बिजली के मसले भी हल कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, उनकी फीसें भी देनी है, अपने जॉब पर भी जाना है, स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, और ये काम भी करना है और वो काम भी करना है, और यहाँ पे भी जाना है और वो भी करना है, और वहां घूमने भी जाना है, और ये सारे काम हम कर रहे हैं ना। लेकिन क्या जो आजकल के जमाने में हम एआई को यूज कर रहे हैं, क्या वो जो एआई की बेस पे जितने भी अभी तक जो पोर्ट्स बने, क्या वो ये सारे काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि ये अभी जो सिलसिला शुरू हुआ हुआ है एआई का, ये नैरो एआई की फील्ड है, इसको कहते हैं ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, सिंगल टास्किंग है। ठीक है, बनाया जा रहा है, इस पे काम किया जा रहा है कि इसको मल्टीटास्किंग किया जाए, ये मल्टीपल काम कर सके, डिसीजन खुद ले, लर्निंग खुद करे, उसके मुताबिक खुद ही चल पड़े, कॉन्टेक्चुअलाइज हो जाए। कॉन्टेक्स्ट नहीं गेट कर पा रहे। अभी क्या हो रहा है कि हम जो है वो तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को रीड करके इंसान अपनी इंटेलिजेंस और अपने एक्सपीरियंस की बेस पर डिसीजन लेता है ना, लेकिन मशीन में भी ये इंटेलिजेंस नहीं आई कि वो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को रीड कर सके। वो एक स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट को तो वो समझ जाती है,
लेकिन मल्टीपल टास्क के कॉन्टेक्स्ट हो और वो डिफरेंट टाइप के हो, उनको समझना भी उसके बस में नहीं आया है। तो इसलिए ये अभी नैरो इंटेलिजेंस है। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड टाइप, उसमें क्या होगा जी, उसमें भाई रोबोट्स ऑटोनोमस हो जाएंगे, कार्स ऑटोनोमस हो जाएंगी। आपने बस गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, आप जाएं, गाड़ी आपसे खुद बातें करेगी और आपको बोलेगी भाई आपने जाना कहाँ, बताएं। आप बता दें उसको, खाली बोलना, बात करें जैसे नॉर्मल ह्यूमन से करते हैं, ड्राइवर से नहीं बात करते करीम के और उसके रोबोट उसको इन ड्राइव के, क्या यार मैंने वहां से वहां जाना है, अच्छा भाई कितने पैसे लोगे, ये इतने पैसे लोगे, अच्छा ठीक है चलो आ जाओ मैं चल रहा हूँ। आ गए, चल गए, बैठ गए। अब जा रहे हैं साथ में, तो पता चला बोर्ड स्टेशन तक पहुंचे तो वहां पर वो जो है ना गाड़ी बताना शुरू हो गई, सर आपने देखे लास्ट टाइम जब आए थे ना, तो यहाँ पर आपने बड़ी चिकन कढ़ाई बनती थी, वो भी खाई थी आपने, याद है आपको? अच्छा जी हाँ याद है, हाँ यहाँ यहाँ आगे रेल भी लगी हुई है, सब गाड़ी वो आपको बता रही होगी, वो कार आपको बता रही होगी, जिसमें ये जनरल इंटेलिजेंस बिल्ड हो चुकी है कि वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक भी पहुंचाएगी विदाउट आप ड्राइवर, विदाउट ड्राइवर, आप ड्राइवर ड्राइव नहीं कर रहे होंगे, वो खुद अपने आप को सेल्फ ड्राइविंग होगी। और वो आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज भी देती जाएगी। तो यहां पर अब मल्टीपल इंटेलिजेंस उसने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हासिल करना शुरू कर ली है। ऑटोनोमस कार ड्राइव का काम भी कर रही है, आपको एंटरटेन भी कर रही है, आपसे जनरल बातें भी कर रही है, आपकी फ्रेंड है, जैसे एक ह्यूमन फ्रेंड होता है ना, डिजिटल फ्रेंड, ये है वो आपका। सही। तो ये काम इसी तरह से भाई ऑटोनोमस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके लिए खुशखबरी भी कह सकते हैं और बैड न्यूज भी कह सकते हैं कि भाई ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन जाएंगे बॉट, उनको बोलेंगे हाँ सर आज ये बताएं क्या टास्क, कौन से मॉड्यूल पे बनाना है, एआई का काम करना है, कौन सा काम करना है, नेक्स्ट का प्रोग्राम बनाना है, उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसी के साथ, या एपीआई पे काम करना है, या वो टाइप स्क्रिप्ट पे काम करना है, वो जो शाहबुद्दीन कराते हैं, वो ऊप का काम करना है, कौन सी क्लास बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, मैं अभी आपको बना के देता हूँ। वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी एनालाइज भी करेगा, उसकी वो यूज केस डायग्राम भी बनाएगा, उसकी वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी करेगा, उसके वो सारे काम करेगा और वो बना के सारी चीजें आपको देगा। तो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगा मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, आपसे बात भी करेगा, आपका दोस्त भी होगा। तो ये जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस तो ये है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी ये इस पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली कोई काम हो रहा है, नहीं, सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट है कि जी हमारे पास एक जमाने में आज से कोई 30 साल पहले, 40 साल के बाद, 40 साल के बाद, तकरीबन 30 साल के बाद या 40 साल के बाद ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे, ऐसे डिजिटल ह्यूमंस आ जाएंगे जो खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे दुनिया के। लाइक क्लाइमेट चेंज का मसला आया हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया में, कह रहे हैं जी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जो बर्फानी तोदे हैं वो सारे गिर गिर के दरियाओं के अंदर पानी की तरह बहते चले जा रहे हैं और पूरी दुनिया का टेम्परेचर राइज हो रहा है और बारिशें हो रही हैं और तूफान आ रहे हैं और सैलाब आ रही है, सुनते हैं ना सब आप लोग। लेकिन अभी इनको मैनेज कौन करता है? इनको मैनेज इंसान कर रहे हैं। इंसान कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, कभी स्विट्जरलैंड में बैठ जाते हैं, कभी यूएनओ में बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं और वो बैठ के इन मसलों के हल निकाल रहे होते हैं। तो उनकी जगह ये रिपोर्ट्स ले लेंगे, सुपर इंटेलिजेंट होंगे, इंसानों से आगे की सोचेंगे। वो यूएनओ में हो सकता है उस जमाने में ये जो लोग बैठते हैं ना जाकर, हर मुल्क का नुमाइंदा, हर हर मुल्क का एक सुपर इंटेलिजेंट बॉट बैठा होगा, एक पाकिस्तान का बैठा होगा, एक इंडिया का बैठा होगा, आपस में उसी तरीके से लड़ रहे होंगे जैसे अभी लड़ रहे होते हैं। और इसी तरीके से बात कर रहे हो सकता है जो यूएनओ की असेंबली है, हमारी यूएन असेंबली है, उसका जो होता है ना चीफ सेक्रेटरी, वो भी हो सकता है इसी तरह का कोई सुपर इंटेलिजेंट बॉट हो बैठा हुआ, वो बता रहा हो हाँ भाई चले भाई आप खिताब करें, आप खिताब करें, आप खिताब करें। हो सकता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भी इसी तरह की बॉट्स आ जाए, मशीन आ जाए। नहीं, क्योंकि सुपर इंटेलिजेंट है ना, इंसानों से भी ज्यादा। हो सकता है इनकी आपस में भाई पॉलिटिकल पार्टियां भी हो इनकी आपस में, जैसे हमारे यहाँ नहीं बनती बहुत सारी। खैर ये तो खैर थ्योरेटिकल चीजें हैं, लेकिन अभी इस पे इतना काम नहीं, बस थ्योरीज में इनको डिस्कस जरूर होता है। इसी तरीके से जिस तरह एक जमाने के अंदर जो है वो एआई को डिस्कस किया जाता था, इसी तरीके से सुपर इंटेलिजेंट या एएसआई को, सुपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स को डिस्कस किया जाता है। अब बात यह है कि यार हम इतने ज्यादा इंसानी पहलुओं को कवर करते जा रहे हैं और इंसान की लाइफ में हमने इतने ज्यादा मशीन्स को इन्वॉल्व कर दिया। हम ये कह रहे हैं कैंसर का ट्रीटमेंट भी हम इससे करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि जी जनाब हम जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट भी इससे करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि जी हम मार्केट बास्केट एनालिसिस भी इससे करेंगे, हम स्टॉक्स ट्रेड भी इससे लेंगे, हम बिजली के बिल भी एआई के थ्रू पे करेंगे, डिजिटल ह्यूमंस हमारे दोस्त होंगे, सुपर इंटेलिजेंट हमारे दोस्त होंगे और हमारी जिंदगी के हर हर जगह पर मशीन आ जाएगी और एआई एनेबल्ड चीजें होंगी। पॉड्स हो सकते हैं, वो कोई और मशीन्स हो सकती हैं, रोबोटिक कार्स हो सकती हैं, ऑटोनोमस कार भी हम बात कर रहे थे होंगे। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुई तो कितनी बड़ी तबाही आ जाएगी इस दुनिया में, ये सोचा है कभी? तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत जरूरी है। अब एआई के गिर्द हमें एक कानून या लीगल बाइंडिंग्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। भाई एआई तो हमारी जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर कर रही है, तो जो लॉज हम पर अप्लाई होते हैं कि भाई मैं अगर चोरी करूंगा तो मैं मेरे खिलाफ एक
एफआईआर दर्ज हो जाएगी और मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी। नहीं यार, ये तो काम ही सही नहीं कर रहा है, ये तो चोर है। मैं अगर कोई और सिग्नल क्रॉस करते हुए सिग्नल तोड़ूंगा तो मुझे जो वहां पे ट्रैफिक कॉप होगा वो मेरा चालान कर देगा। नहीं भाई, ये तो काम ही गलत कर रहे हो यार आप। तो जब हम खुद कह रहे हैं कि यार हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देना है, इतना ज्यादा हाई फाई कर देना है कि वो इंसानों की जगह ले लेंगे, तो भाई वो लॉस भी तो बनाओ फिर। नहीं तो वो तो मुजरिम बन जाएंगे। फर्ज करें एक शख्स है, वो एआई का डेवलपर है, वो एक चोर वोट भी तो बना सकता है। जब हम ये कह रहे हैं कि एक एआई का डेवलपर है, वो एक अच्छा बॉट बना रहा है, एक अच्छा रोबोट बना रहा है, और एक एआई का डेवलपर है डाकू बॉट, कच्चे का डाकू बॉट, ठीक है, ऐसा होता है ना, कच्चे के डाकू बॉट आ गए अगर फिर, तो फिर उनकी जगह, उन वाले डाकुओं की जगह जो इस वक्त कच्चे में ह्यूमन है वो कहाँ ले लेंगे? वो तो बॉट्स ले लेंगे जगह। तो रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत जरूरी। तो ऐसे बॉट्स ना बनाने शुरू हो जाए, डाकुओं के हाथ में लग जाए, वजह उन्होंने डकैतियां पड़वाना शुरू कर दी बॉट से। और डाकू और पजला पूरे पूरे बैंक लूट रहे हैं, डॉग भाई बॉट्स जाके बैंक लूट रहे हैं पूरे। ठीक है, तो ये ना हो। तो इसके लिए क्या किया, क्या किया गया कि भाई एक लीगल फ्रेमवर्क ड्रॉ किया जाएगा कि जिसमें क्या हो कि हमारे पास एआई अकाउंटेबल भी हो, एआई फेयरनेस हो एआई के अंदर। ऐसा नहीं हो कि एआई जो है, जो हमारा बॉट है या जो भी हमारा एआई इंटेलिजेंट मशीन है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स को तो वो सही जवाब दे रही है लेकिन फीमेल्स को सही जवाब नहीं दे रही। हमारी एआई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो काले को तो सही जवाब दे रही है, गोरे को सही जवाब नहीं दे रही, या गोरे को सही जवाब दे रही है, काले को सही जवाब नहीं दे रही। या हमारी एआई इतनी इंटेलिजेंट होनी चाहिए कि वो एक ये जज कर ले कि हाँ यार, ये मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये मैं बड़े शख्स से बात कर रहा हूँ जो एक एडल्ट है, या फिर मैं ये चाइल्ड से बात कर रहा हूँ जो एक माइनर है। तो ये उसके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ये रिलायबिलिटी और ये सेफ्टी होनी चाहिए हमारी एआई के अंदर। ऐसे नहीं छोड़ देना हमने बेलगाम आई एआई को, वो तो हम लोग तबाह कर देंगे, बल्कि ये खुद ही हमें तबाह कर देगा सिस्टम ऐसे तो, अगर हमने इसको बेलगाम छोड़ा। तो ऐसा नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए एआई के अंदर। ऐसा नहीं हो कि आपके बॉट से, अगर फर्ज करें बाहर से चोर आए और पूछे, हाँ यार बॉट भाई ये बताओ, ये घर की तिजोरी की चाबियां कहाँ पड़ी हुई है, बॉट खुद जाए बोले आप छोड़ रहे हैं सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद लेके चलता हूँ, खोलता हूँ चाबियां कहाँ पड़ी हुई, चलो भाई। जाके गया बॉट, जाके चाबी खोल दी और चलो भाई सारा लूट के ले गए, और बॉट ने डकैती बढ़वा दी आपके घर पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बॉट इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उसको पता हो कि यार ये जो है, ये तो घर का बंदा ही नहीं है, ये तो बाहर का बंदा है। तो मैं उसको कहीं सेंसिटिव डेटा ना दे दूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं मैं उसको क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, कहीं मैं उसको डिजिटल एसेट्स के नंबर, कहीं मैं उसको प्राइस बॉन्ड्स के नंबर, कहीं मैं अपने उसके जो मेरे घर के अंदर मेरा एक छोटा सा तिजोरी है खुली हुई, कहीं उसकी चाबियां ना दे दूं उठाकर उसको। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी एआई में, ये चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए उसके अंदर, ये प्राइवेसी कंट्रोल्स लगे हुए होने चाहिए उसके। ठीक है, तो ये है रिस्पॉन्सिबल एआई का होना। जब हम इतनी चीजों में एआई को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोग देख लें, एक मिनट की हार्डली वीडियो है, तो आपको एक बड़ी चीज समझ आएगी कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम एड्रेस कर रहे हैं यहाँ
तो ये एक छोटा सा और, ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल एआई का माइक्रोसॉफ्ट का एक था, जो स्लाइड थी जो मैंने आपको दिखाई, और ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, यानी ये समझ लें पाइनियर्स में से हैं जो रिस्पॉन्सिबल एआई की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाने में। अब हम आगे चलते हैं कि ये अभी आज ये तकरीबन 2 दिन पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है दुनिया में। ये आप लोग अपने सामने रखें इस स्क्रीन को और इसको समझने की कोशिश करें, ये हुआ क्या है रिस्पॉन्सिबल एआई में। अप्रैल 2024 के अंदर एक कमेटी बनी है जिसमें कि यूएस गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट एंड ईयू, यूरोपीय यूनियन, इन तीनों ने कोलैबोरेशन से एक एमओयू साइन किया, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसमें इन्होंने ये तय किया था आज से 3 महीने पहले कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क एआई का बनाने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम एआई को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, और उसको ऐसा रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि वो हमारे ह्यूमन राइट्स को वायोलेट ना करे, उसके ऊपर वही लॉज अप्लाई हो जो कि ह्यूमंस पे होते हैं, क्योंकि जिस तरह एआई पेनिट्रेट करती आ रही है हमारी जिंदगी के अंदर, तो हमें ये करना पड़ेगा, अदरवाइज हम सारे डैमेज हो जाएंगे इंसान। ठीक है, तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना लिया है, और अभी लास्ट 2 दिन पहले ही साइन किया है तीनों तीनों गवर्नमेंट्स ने, जिसमें कि यूके, यूएस एंड ईयू, यूरोपीय यूनियन, तीनों ने साइन किया है। और इसको इन्होंने अभी यूके के अंदर ही, बल्कि ये अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर उन्होंने इसको साइन करके इसको बाकायदा पब्लिश भी कर दिया है। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाया है एआई का, कि आपने एआई को इस्तेमाल कैसे करना है ताकि उससे ह्यूमन राइट्स वायोलेट ना हो, डेमोक्रेसी वायोलेट ना हो, कोई भी ऐसा इलीगल एक्शन ना हो उससे एआई के थ्रू आपकी, जो भी आप जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं एआई पे, चाहे आप जनरेटिव एआई पे कर रहे हैं, एजीआई पे कर रहे हैं, एएनआई पे कर रहे हैं, एएसआई, किसी भी किस्म की एआई पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपका काम जो है वो इस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आना चाहिए। अगर वो इस लीगल फ्रेमवर्क से आउट होगा तो आप अकाउंटेबल हो जाओगे भाई, आप पनिशेबल हो जाओगे, आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होंगी या जो लॉ होगा स्टेट का वो आपको पकड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इस गवर्नमेंट ने लिया है या इन लोगों ने जो लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को मौका मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा, मैं लिंक भी शेयर कर लूंगा इसका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए जी यहाँ तक, हमारी एआई की एक आप लोगों को पूरा एक हमने ओवरव्यू दिया, एक ओरिएंटेशन दी, सारी चीजें दी। अब ये वो चीज आ गई जो मैं स्टार्ट में बता रहा था कि हमने इसको 3 लेवल्स में, टेकवर्क्स 51 ने एआई का जो कोर्स लॉन्च करने जा रहा है उसके 3 लेवल्स हैं, बल्कि 4 लेवल्स हैं, सॉरी। पहला लेवल है टेकवर्क्स 51 के कोर्स का, जो पहला लेवल है वो नो कोड एआई डेवलपमेंट है। इसमें किसी किस्म की हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे, इसको हर वो शख्स ले सकता है, इस कोर्स को एआई के हर वो शख्स लेवल 1 कर सकता है कि जिसको कोई कोडिंग नहीं आती, जीरो कोडिंग रिक्वायरमेंट, जस्ट जनरल नॉलेज, कंप्यूटर यूज करना आता हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पता हो कि भाई क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, सिंपल सिंपल सी चीजें जो कि आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट कोर्स लें या फर्स्ट लेक्चर लें, उसी में समझ में आ जाएगा आपको सारा। तो सिर्फ इतना पता हो तो वो एआई को कैसे यूज कर सकता है, वो एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकता है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए लेवल 1 में क्या है कि जी फंडामेंटल्स ऑफ एआई कवर होगा, फिर उसमें जनरेटिव एआई कवर होगी। जनरेटिव एआई क्या है कि जैसे मैंने बताया कि एआई की वो ब्रांच है जो कि जनरेट करती है, नाम से ही जाहिर है जनरेटिव एआई का मतलब है जनरेट करेगी। क्या चीज जनरेट करेगी? टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, वीडियो जनरेशन एंड सोर्स कोड जनरेशन। सोर्स कोड भी जनरेट कर सकती है, कोड मॉडल्स जो होते हैं। तो इसका मतलब है कि इस लेवल 1 के अंदर आपको ये चीज कराई जाएगी कि आपको ऐसे टूल्स पे काम कराया जाएगा कि जो टेक्स्ट भी जनरेट कर रहे होंगे, इमेज भी जनरेट कर रहे होंगे, ऑडियो भी जनरेट कर रहे होंगे, वीडियो भी जनरेट कर रहे होंगे और सोर्स कोड भी जनरेट कर रहे होंगे। इनको कहते हैं मल्टी मॉडल्स भी कहा जाता है और सिंगल मॉडल भी कहा जाता है। मल्टी मॉडल तो ये होगा कि एक एआई का मशीन होगी, एक एमएल का प्रोग्राम होगा, एक एआई का एल्गोरिथम होगा जो कि सारे काम कर रहा होगा, वो टेक्स्ट भी जनरेट कर रहा होगा, इमेज भी, वीडियो भी, ऑडियो भी, सोर्स कोड भी। दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल मॉडल्स आपको पढ़ाऊंगा या आपको इंडिविजुअल मॉडल्स के बारे में बताया जाएगा, नहीं खाली आपको टेक्स्ट जनरेशन के बारे में बताया जा रहा है, आपको एक ऐसा मॉडल पढ़ाया जा रहा है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, वो सिंगल मॉडल कहलाएगा ना, सिंगल टास्किंग मॉडल, खाली टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। एक ऐसा मॉडल पढ़ाया जाए जो खाली इमेज जनरेट कर सकता है, जैसे डिफ्यूजन स्टेबल मॉडल्स होते हैं, तो वो क्या है, वो सिंगल टास्किंग हो जाए। एक ऐसा मॉडल पढ़ाया जाए जो खाली स्पीच जनरेट कर सकता है, ऑडियो जनरेट कर सकता है, तो वो खाली क्या हो जाएगा, सिंगल टास्किंग हो जाएगा। तो मल्टी मॉडल्स भी होते हैं, सिंगल मॉडल्स भी होते हैं। तो जनरेटिव एआई के कई मॉडल्स हैं।
जनरेटिव है कि आपके पास टेक्स्ट मॉडल्स भी हैं जो टेक्स्ट जनरेट करेंगे, इमेज मॉडल्स भी हैं जो इमेज जनरेट करेंगे, ऑडियो मॉडल्स भी हैं जो ऑडियो जनरेट करेंगे, वीडियो जनरेट करेंगे, सोशल जनरेट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। फिर इस लेवल 1 के अंदर ही हम आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बताएंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कई टेक्निक्स हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बड़ा एक समझ लें हॉट डोमेन है आजकल के, डिमांड है फाइवर पे, अपवर्क के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिमांड है कि जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू जो है लोग अच्छे खासे अपने पैसे भी कमा रहे हैं और चीजें भी कर रहे हैं। बहरहाल एनीवे, तो हम हमारा जो है एक जिसे कहते हैं ना कि मोटो, ये ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लेवल 1 में आपको इतनी चीजें करा दें कि आप अपनी गिग्स वगैरह बना सकें, अपवर्क के ऊपर जाकर और फाइबर पे जाके अपनी गिग्स इससे रिलेटेड बना सकेंगे कि आपको ये काम आता है, ये स्किल्स आते हैं। ठीक है, अब इसकी बेस पे आपने फिर अपने क्लाइंट को पिच करना है और जो भी चीजें करनी है वो तो एक सेपरेट चीज है, सेपरेट टॉपिक है, बट इन चीजों को करके आप ये काम कर सकते हैं। जिसमें जनरेटिव एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कई टेक्निक्स होती है, जैसे जीरो शॉट टेक्निक होती है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होती है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग है, फ्यू शॉट है, फिर चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग होती है। इसके अलावा और भी कई प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं। ये सारी टेक्निक्स आपको पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी टूल्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू। इसमें कोई कोडिंग नहीं होगी, फिर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बहुत सारे मॉडल्स तो ऐसे हैं कि वो रोमन उर्दू में भी काम करते हैं। तो हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, कोलीग्स हैं, स्पेशली शाहबुद्दीन, ये बड़ा अच्छा है, इन्होंने तो भाषा बाकायदा जो है ना उर्दू में, इंग्लिश में, काफी चीजों पे इन्होंने इस पे जो है ना वो मॉडल्स से काम करवाया भी है पास्ट में। अच्छा, फिर है इसकी सिक्योरिटी। जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्रॉम्प्ट की सिक्योरिटी एक होती है कि आपका मॉडल या आपका प्रॉम्प्ट ऐसा तो नहीं है कि जो किसी भी तरीके से हैक हो गया है और उसमें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हो गई है। क्या आपने इररिस्पॉन्सिबल एआई यूज की है, यानी आपने इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, यानी कि आपने एक ऐसा प्रॉम्प्ट दिया मॉडल को कि जी ऐसा करो, ये फलाने यूजर का डेटा ना डिलीट कर दो, या ये करो इस ऑर्गेनाइजेशन का एबीसी कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ सारा डेटा डिलीट। उसने क्या, मॉडल ने वो भी आपके हुक्म को बजा लाते हुए सारा डेटा डिलीट करके आ गया। तो ये तो यार आपने उसके कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया, सारा डेटा डिलीट करवा दिया यार। तो बॉट तो वो आपके हुक्म को गुलाम है ना, क्या हुक्म है मेरे आकर वो कर दे, नहीं। तो हमने बॉट में ये सिक्योरिटी चेक करनी है आपने कि यार इसके अंदर कहीं वीकनेस तो नहीं है। मेरी कंपनी एक ऐसा बॉट परचेज करने जा रही है, एक ऐसा मॉडल परचेज करने जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मॉडल को के अंदर वीकनेसेस मौजूद हैं, इस मॉडल की प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी चेक हुई हुई है, क्या ये मॉडल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, क्या मॉडल, ये मॉडल जो ट्रेन हुआ है जिस नॉलेज के ऊपर, उसकी बेसिस पे ऐसा तो नहीं कि तखरीब करे की चीजें प्रॉम्प्ट के, उसकी भी नॉलेज जो है वो दे रहा है, कंपनी के इंटरनल सीक्रेट्स भी बताता जा रहा है हर एक को। ऐसा मॉडल तो मैंने नहीं बना लिया कहीं, क्या उसकी ट्रेनिंग ऐसी तो नहीं हुई हुई। अब ये कौन चेक करेगा, ये साइबर सिक्योरिटी का या रिस्पॉन्सिबल एआई का जो ऑडिटर होगा ना, ये वो उसका ऑडिट करेगा, यानी कि मॉडल्स के ऑडिट होंगे बकायदा। ठीक है, तो जो काम करके देता है भाईजान तो पकड़ा भी वही जाता है। ठीक है, तो ऑडिट भी उसी का ही होता है। जैसे कहते हैं ना, जिसने सबक सीख लिया या काम सीख लिया उसकी छुट्टी बंद हो गई, तो ये वो वाली चीज है। ठीक, तो अब हम हमारे पास आ गए जनाब लेवल 1 के अंदर जो टेकवर्क्स 51 का है, कि हमारे पास तीन बेसिकली बड़े हम जनरेटिव एआई के मॉडल्स पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें चैट जीपीटी का मॉडल है, ओपन एआई का चैट जीपीटी का मॉडल पढ़ेंगे, कोपायलट को पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट के, और जेमिनाई गूगल को पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं जो कि टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ये सारे काम आपको ये करके देते हैं। ठीक है, फिर हमने इसी में ये डिटेल बताई कि भाई माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को सबसे पहले पढ़ेंगे हम, जो कि आपके पास एक तरीके का चैट बॉट या डिजिटल असिस्टेंट है आपका, माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म से पे है, जिसको आप बनाकर एक तो एग्जिस्टिंग कोपायलट्स को भी यूज कर सकते हैं, प्रॉम्प्टिंग के थ्रू उनसे आप नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कस्टम कोपायलट्स भी बना सकते हैं। उसके लिए ये होगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो पर काम कराएंगे और उसमें बताया जाएगा आपको कि इस पे कैसे काम होता है और उस पे कैसे कोपायलट आप अपने बना लेंगे, अपने डिजिटल असिस्टेंट्स आप कैसे बना लेंगे असिस्टेंट्स, और उनको फिर आप पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही डिजिटल असिस्टेंट्स जो है वो आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी बनाएंगे। जाहिर है, जब आप अपनी गिग बनाएंगे तो उसमें यही लिखेंगे ना कि आपको ये डिजिटल असिस्टेंट्स का भी काम आता है, आपको ये भी चीजें आती हैं भाई कि आप बना सकते हैं कस्टम कोपायलट। इसी तरह चैट जीपीटी पे काम करेंगे तो उसका जो लेटेस्ट मॉडल है चैट जीपीटी का, उसका उसका जो वर्जन है वो है चैट जीपीटी 4o। तो 4o पे काम करेंगे, जो कि मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब ये हुआ कि भाई वो इमेज भी जनरेट करेगा, टेक्स्ट भी जनरेट करेगा और वीडियो भी जनरेट करेगा, तीनों काम करके देगा आपको। पहले ये था कि चैट जीपीटी, ओपन एआई ने तीन डिफरेंट मॉडल्स बनाए हुए थे। टेक्स्ट के लिए अलग बनाया हुआ था, उसका नाम चैट जीपीटी रखा हुआ था, इमेज के लिए डैली बनाया हुआ था, और इसी तरीके से दूसरा उन्होंने वीडियो के लिए बनाया हुआ था, और एक
टेक्स्ट टू स्पीच के लिए विस्पर बनाया हुआ था। अब उन्होंने एक ही मॉडल बना दिया, मल्टी मॉडल, उसका नाम GPT-4o रख दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी लेवल 1 खत्म नहीं हुआ, ये देखते हैं, अभी लेवल 1 खत्म नहीं हुआ। लेवल 1 में अभी ये चीज आ गई है, ये लास्ट स्लाइड है लेवल 1 की, कि जिसमें जनरेटिव एआई की ऑटोमेशन पे काम कराया जाएगा सबसे लास्ट में। आपको जब आपको शुरू में जनरेटिव एआई का आइडिया हो जाएगा, आपको मॉडल्स पे काम करना आ जाएगा, आप अपने कस्टम कोपायलट्स बना सक रहे होंगे, आप कस्टम जीपीटीज बना पा रहे होंगे, आपको एक वर्किंग एक आपकी एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी जनरेटिव एआई के थ्रू। तो फिर आप उसके रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस पे यानी कि आरपीएस पे काम करेंगे। फिर आप मुख्तलिफ टास्क को ग्रुप करके एक वर्कफ्लो डिजाइन कर सकते होंगे, और वो काम आप मशीन के थ्रू करवाएंगे। ठीक है, इसमें भी कोई कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। अब जैसे वर्कफ्लो से मुराद ये, फॉर एग्जांपल आपने एक टास्क आपको ये मिला कंपनी की तरफ से कि भाई आपके बॉस ने आपसे कहा है सुबह 9 बजे जब आप ऑफिस आए तो आपने मुझे पूरी, जिसे कहते हैं ना कि डिपार्टमेंट की अटेंडेंस शीट जो है ना, वो एक्सेल के अंदर फिल करके भेजनी है। तो इस काम को करने के लिए आपको फर्ज करें अटेंडेंस तो लग जाती थी, 10 बजे तक अटेंडेंस सारी हो गई, 1 घंटे के अंदर अटेंडेंस कंप्लीट हो गई। फिर उस शीट को फिल करने में कौन प्रेजेंट था कौन नहीं था, आपको फिल करने में 2 घंटे और लगते थे, और 12 बजे तक जाकर आप जो है ना अटेंडेंस शीट सबमिट करते थे बॉस को, और ईमेल के थ्रू करते थे। तो अब जब ये जनरेटिव एआई के रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए आ गया ना, तो अब ये काम आप आरपीए को दे देंगे। आरपीए को टास्क दिया जाएगा कि जनाब आपने 10 बजे तक सारी अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद आपने फौरन ही एक्सेल की शीट में डेटा इनपुट करना है, अटेंडेंस का सारा बायोमेट्रिक डिवाइस से इनपुट लेकर, और उसके बाद ये ईमेल करनी है अटेंडेंस शीट किसको, बॉस को। तो ये काम फिर आरपीए कर देगा आपको, रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस जो मशीन होगी वो ये काम कर देगी। वो मॉडल जो आपने बनाया होगा, वो वर्कफ्लो जो आपने बनाया होगा, अब उस वर्कफ्लो को, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के वर्कफ्लो को बनाने के लिए आपके पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। पहला प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है मेक। इसके थ्रू भी आप पूरी ऑटोमेशन कर सकते हैं, आप अपने सारे वर्कफ्लो बना सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके पास अभी बैठे हुए जो शायद अपने यूट्यूब चैनल भी बना रहे हो, तो वो अपना कंटेंट क्रिएट करके कंटेंट को किस टाइम पे पब्लिश करना है, उसमें क्या एडिटिंग करनी है, फिर ये कंटेंट और कहाँ जाएगा, ये सारा काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी तो आपको खुद करना पड़ता है ना, यूट्यूब पे गए, फिर एडिट किया, फिर बटन दबाया सबमिट का, फिर अपलोड किया, फिर जाके वो कंटेंट किया। नहीं, ये पूरा काम ऑटोमेट हो सकता है वाया रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, और कोई कोडिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वर्कफ्लो डिजाइन करना है और उसको रन करना है। तो ये ऑटोमेशन जो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एआई की, ये आप मेक प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट के थ्रू भी कर सकते हैं, और जेपियर के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा वो चीज जो मैं बता रहा था शुरू में कि जी इसमें हम आपको तकरीबन 25 प्लस टूल सिखाएंगे लेवल 1 के अंदर, कि जो 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 जनरेटिव एआई से रिलेटेड होंगे, जिसमें टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, ये सारा काम उसमें हो रहा होगा उन टूल्स के। कहीं पे आप डाटा कहीं से उठा रहे होंगे, कहीं पॉपुलेट कर रहे होंगे, कहीं पर आप इमेजेस जनरेट कर रहे होंगे, कहीं पर आप टेक्स्ट जनरेट कर रहे होंगे। फिर इसी से रिलेटेड आपको टेक्स्ट और प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स भी मिलेंगे कि आप अपनी प्रॉम्प्टिंग करें, उसके अंदर आप वर्कफ्लो डिजाइन करें, आप ऑटोमेशन डिजाइन करें, आप जनरेट करके दिखाएं टेक्स्ट को इनको। और एंड में आखिर में जब आप ये सारे काम सीख लेंगे, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें सीखने के बाद आप एक अदद गिग और प्रोफाइल अपनी बना सकते होंगे फाइवर पे और अपवर्क पे, जिसमें आप ये कह सकेंगे आपको ये सारे काम आते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्लाइंट जो कि ये काम करवाना चाहते हैं, आप एआई अवेयर हो चुके हैं। अब आप यहां पर पहुंचने के बाद आप एआई अवेयर हो चुके हैं मुकम्मल तौर, आपको पता चल चुका है कि जनरेटिव एआई क्या है, आपको पता चल चुका है कि एआई क्या है। आप अब एआई अनअवेयर नहीं है, बल्कि आप एआई अवेयर पीपल हैं। ठीक है, जो लेवल 2 है इसका टेकवर्स 51 का कोर्स एआई का लेवल 2 है, उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पर वो लोग आएंगे जो जिनको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स थोड़े बहुत पता होंगे, जो थोड़ा बहुत काम करके आए होंगे, टाइप स्क्रिप्ट करके आए हैं, या नेक्स्ट जेएस करके आए हैं, या कोई भी एक प्रोग्रामिंग थोड़ा सा उस पर काम करके आए हैं, इवन एचटीएमएल सीएसएस पे ही काम करके क्यों ना आए हो, तो वो ये चीज कर पाएंगे। वो उसमें जो मेन आपकी एआई की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो पाइथन होगी, जिसमें हम पाइथन के बेसिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लाजमी बताएंगे, क्योंकि एआई पे अब आगे जितना भी काम हो रहा है मेरे भाई, उसके अंदर उसके लिए आपको ऊप आना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होने बड़े जरूरी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की थ्योरी पता होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो तो काम ही सारा वो ऑब्जेक्ट्स पे और क्लासेस पे हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल को कॉल कर रहे हैं, मॉडल को टेक्स्ट दे रहे हैं, मॉडल से आउटपुट ले रहे हैं, वो मॉडल के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, मॉडल के ऑब्जेक्ट्स एग्रीगेट हो रहे हैं आपकी क्लास के अंदर। तो काम इस पर है। ठीक है, जो लाइब्रेरीज कराई जाएंगी इसके अंदर आपको पाइथन की, वो पैंडा की होगी जो डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है,
दूसरी लाइब्रेरी numpy की होगी जो वेक्टराइजेशन और मैट्रिसेस से रिलेटेड होगी। बहुत ज्यादा काम एआई के अंदर कैलकुलेशंस मैट्रिसेस की फॉर्म में होती हैं। डेटा की एनालिटिक्स के हवाले से होता है बहुत ज्यादा काम एआई के अंदर। फिर पाइथन में आपको रेस्ट और फास्ट एपीआई ये चीजें कराई जाएंगी। फिर जो डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस डेवलप करना है ये बताई जाएंगी वाया पाइटॉर्च फ्रेमवर्क। पाइटॉर्च एक बहुत आसान सा फ्रेमवर्क है। पाइथन ने इस लाइब्रेरी को बड़ा आसान बनाया है, वरना इससे पहले टेंसर फ्लो और किरास वगैरह की लाइब्रेरीज भी यूज होती हैं डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, लेकिन वो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी का लेवल ज्यादा है। लेकिन अगर आप पाइटॉर्च कर सकते हैं, कर लेंगे, तो ये बड़ा आसान है कंपैरेटिवली उनके। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि पहले आप पाइटॉर्च कर लें, उसके बाद आप कीरास और टेंसर फ्लो की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल। आपको समझ आ जाएगा ना कि भाई आपने जो डीप लर्निंग की एप्लीकेशन है, जो एआई की एप्लीकेशन है, वो प्रोग्राम कैसे करनी है। पहले न्यूरल नेटवर्क बनाना है, फिर उसको ट्रेन करना है, फिर उसमें ट्रेनिंग डेटा डालना है, फिर उससे रिजल्ट्स को इन्फर करना है, फिर ये सारे काम करना है। तो ये आपको पाइटॉर्च का प्रोग्रामिंग मॉडल जो होगा, इस लाइब्रेरी का जो प्रोग्रामिंग फ्लो होगा, वो पूरा बता देगा आपको ये आपने करना कैसे। फिर पाइथन में जनरेटिव एआई की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क है पाइथन का, उसको कहते हैं लैंगचेन। ठीक है, तो लैंगचेन फ्रेमवर्क पढ़ाया जाएगा लेवल 2 के अंदर। फिर लैंगचेन फ्रेमवर्क तो कर लिया, डेटा एनालिटिक्स भी कर ली, एआई भी कर लिया, उसकी इन्फ्रेंस को प्रेजेंट कराना है क्लाइंट को वेब के ऊपर। तो उसके लिए फिर आप पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जिसको कहते हैं स्ट्रीमलेट, वो कराया जाएगा आपको, जो कि डाटा प्रोडक्ट्स को और एआई की प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराने के लिए होगा, उसके आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए होगा। इस पाइथन की जो लेवल 2 है, ये लेवल 2 है बेसिकली चल रहा। आई एम सॉरी कि इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लेवल 2 सर। तो ये लेवल 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, पाइथन स्ट्रीमलीट के ऊपर लेवल 2 यहाँ पर खत्म हो गया। अब आ गया हमारे पास टैगवर्क्स 51 का कोर्स आएगा, लेवल 3 आ गया। अब लेवल 3 क्या है, यहाँ लेवल 2 तक भी जो थे आप सारा काम कर रहे थे ना, पाइथन के ऊपर ही कर रहे थे एक। अब लेवल 3 में डाइवर्सिटी आई है। लेवल 3 क्या है, लेवल 3 आपसे ये कह रहा है पाइथन एक कोर्स एआई का कि भाई आपने क्लाउड पे काम करना है, आपकी एआई की सर्विसेज भी सारी क्लाउड की यूटिलाइज करनी है, एजोर क्लाउड की, एडब्ल्यूएस की, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की, और आपने एप्लीकेशन भी क्लाउड नेटिव बनानी है। अब अगर आपने एप्लीकेशंस क्लाउड नेटिव बनानी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको क्लाउड पे मॉडल्स कौन कौन से, ओपन एआई का जीपीटी मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे, लामा 3 के जीपीटी लामा 3 के मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे, जनरेशनल मॉडल, गूगल जेमिनाई के जनरेशनल मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे, लैंगचेन दोबारा बताया जाएगा, लैंग स्मिथ बताया जाएगा, हगिंग फेस जो कि ओपन मॉडल्स का एक समझ लें कि गूगल है, एक ओपन मॉडल्स का सर्च इंजन है पूरा, वो बताया जाएगा। फिर इसके बाद आपको वर्चुअलाइजेशन बताई जाएगी, जिसके अंदर हम डॉकर्स पढ़ेंगे, कंटेनर्स पढ़ेंगे, कुबरनेटिस पढ़ेंगे, माइक्रो सर्विसेज पढ़ेंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे और डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस को पढ़ेंगे, ताकि हम एक क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस को बना सकें। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन को बनाने के लिए याद रखिएगा जो राइट साइड पे चीजें हैं, वर्चुअलाइजेशन, डॉकर्स, कंटेनर्स, कुबरनेटिस एंड माइक्रो सर्विसेज, में लिखना भूल गया हूं, माइक्रो सर्विसेज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेवऑप्स, ये 4 5 6 चीजें आपको आना जरूरी है। अगर आपको ये चीजें आएंगी तो आप क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बना पाएंगे। अब क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बनाने के लिए, और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन भी आप किस तरह की बनाना चाह रहे हैं, आप एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। अगर आप एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो तो भाई फिर आपको ये मॉडल्स पता होंगे ना, वो हेयर मॉडल बताएंगे, लामा 3 का मॉडल बताएंगे, ओपन एआई जेट जीपीटी का मॉडल बताएंगे, जेमिनाई का मॉडल बताएंगे, लैंगचेन फ्रेमवर्क बताया जाएगा आपको, लैंग स्मिथ फ्रेमवर्क बताया जाएगा, हगिंग फेस बताया जाएगा। फिर जाके आपको ये चीजें आएंगी ना, फिर उनको आप इंटीग्रेट करोगे अपनी क्लाउड की नेटिव एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये तो चीजें कराई जाएंगी। इसके अलावा जो पहली चीज कराई जाएगी वो आपको क्लाउड सर्विसेज, यानी कि एजोर पे आपको एआई की क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद है क्लाउड के ऊपर, एडब्ल्यूएस पे क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद है, क्या क्या फीचर्स आपको दे रहा है एडब्ल्यूएस, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किस किस टाइप की एआई सर्विसेज दे रहा है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, कौन सी कॉग्निटिव सर्विसेज हैं, कौन सी बॉट सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ये लेवल 3 है। लेवल 3 की मेजोरिटी क्या, तकरीबन ऑल, पूरा कंप्लीट लेवल 3 जो है वो क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, अब आ रहा है लेवल 4। ये वो लेवल आ गया जो शाहबुद्दीन ने मुझसे कहा था कि सर ये बताएं, शुरू में स्टार्ट में शाहबुद्दीन ने मुझसे सवाल किया था कि सर ये बताएं कि हम एआई में किस लेवल तक जाएंगे, और क्या वहां पर वो कौन सा लेवल अचीव कर पाएंगे, क्या हम अपने बॉट्स बना लें, क्या हम अपने रोबोट बना सकते हैं, क्या मैं मॉक्सी जैसा रोबोट बना सकता हूं जैसे उसने पिंजरानी ने बनाया, पाओलो पिंजरानी ने, वो जो ऑटिज्म के लिए बनाया। बिल्कुल बना सकते हैं शाहब साहब, ये सवाल का आपका जवाब है कि यहाँ पर हम एनवीडिया की फिर एआई डेवलपमेंट ट्रैक पढ़ेंगे, हम इंटेल का एआई डेवलपमेंट ट्रैक पढ़ेंगे, हम एएमडी का एआई डेवलपमेंट ट्रैक पढ़ेंगे, और एक चीज इसमें शामिल कर लें, और हम हुआवे का भी डेवलपमेंट ट्रैक पढ़ेंगे।
जिसमें कि हुआवे ने अभी ये 2 महीने पहले अपनी एआई चिप एसेंट के नाम से, एसेंट 910 के नाम से लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो अब हुआवे भी भाई आपके साथ भरपूर तरीके से आ चुका है एनवीडिया को टक्कर देने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सबसे एडवांस लेवल होगा, जो कि जिसे कहते हैं ना कि हार्डवेयर वेंडर डिपेंडेंट जो लेवल लेवल होगा, वो ये वाला लेवल होगा, जिसमें आप अपने बॉट्स बना रहे होंगे भाई, अपने रोबोट्स भी बना सकते हैं, इनके कार्ट मंगवा सकते हैं, आप ब्लैकबेरी को परचेज कर सकते हैं, आप इनके जीपीयू परचेज कर रहे होंगे, उस पर इंटीग्रेट कर रहे होंगे। जैसे वो मिस परियाल ने बताया ना, आप बिल्कुल शुरू की स्लाइड में उन्होंने बताया था कि सर ये एआई सिर्फ प्रोग्रामिंग का नाम नहीं है, प्रोग्रामिंग तो जस्ट एक चीज है खाली छोटी सी, एआई बहुत सारी चीजों का नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपने ये हार्डवेयर को इंटीग्रेट करना है, इनकी इंटीग्रेशन करनी है। कोई नया आपके जहन में कोई मॉक्सी जैसा मॉडल आया, उसको बनाना है, ऑटिज्म कोई नया प्रॉब्लम आया, उसको सॉल्व करने के लिए एआई को इस्तेमाल करना है। आप सोचे तो सही। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें खत्म हो गई हैं। ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि भाई आप लोगों ने तामुल से मुझे सुन लिया। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत एक डिटेल एंड डीप डाइव जाके बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, और मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में सर का नहीं इंट्रोडक्शन दे पाया, बट मैं अभी देना चाहूंगा कि सर बेसिकली समझ लें टेक्कोस 51 की एक बैकबोन है। ठीक है, और टेक्कोस 51 के साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि इसी तरह से हमारा मेन जो गोल है, जो पर्पस है, वो यही कि हम टीम में रहते हुए, कोलेब्रेशन में रहते हुए अपनी चीज़ों को डेवलप करें। ठीक है, अभी हम थोड़े से सर बस बिल्कुल देखें, टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया। सिर्फ हम 15 मिनट के लिए क्यूए सेशन करेंगे, उसमें हम जल्दी से सर प्रिसाइजली हम जो है ना आंसर्स करेंगे। ठीक है सर। जी जी, पूछने दें, क्वेश्चन करने दें। जी जी, जी, क्वेश्चन क्वेश्चन। अच्छा, मोहसिन रजा उनका काफी देर से हैंड रेज है, तो हम पहले उनका लेते देन फिर अरसलान मुगल का हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा समझाया, मगर मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि जब हम जनरेटिव एआई पढ़ेंगे और ये सारी मशीन्स जो हम बनाएंगे, तो इनको हमें बनाने के लिए तो हमें सीपीयू जो है वो तो बहुत, यानी बहुत पावर वाला सीपीयू चाहिए होगा। तो वो हम कहाँ से लाएंगे? और बहुत अगर अच्छा। हम जी 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 जी, सर। पहले पहले आप पूछें पूछें पूछें। जी और अगर हम चले वो सीपीयू भी ले आते हैं, तो वो तो हमें इतना यानी कॉस्टली पड़ेगा कि पाकिस्तान में शायद वैसे सिर्फ 2 सीपीयू हैं जो मेरी नॉलेज में है, जैसा जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा तो मेरी नॉलेज में नहीं है, शायद और हो, क्योंकि हम तो बिगनर हैं। मेरा सवाल यही था। और दूसरा, अगर हम चैट जीपीटी या ये लामा या ये दूसरी चीजें यूज करते हैं, तो ये भी तो हमें पेड यूज करनी पड़ेंगी ना, जो पेड है, क्योंकि फ्री में तो ये शायद हमें सारी चीजें मुहैया नहीं करेंगे। यार, बहुत जी अच्छा सर। क्वेश्चन किया, बड़ा बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया अरसलान आपने। थैंक यू अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया। सर अरसलान, मोहसिन, सर मोहसिन। अच्छा मोहसिन ने किया है, ये मोहसिन जी रजा ने किया है। जी। अच्छा अच्छा मोहसिन, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। और मोहसिन देखिए, हमने इसीलिए ना इस कोर्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। पहला लेवल जो है लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इसीलिए रखा गया है कि आप सबसे पहले अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, तो फिर तो आप लेवल 1 में आएंगे। उसमें टूल्स हैं, टूल्स में आपको फ्री वर्जन भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि फ्री वर्जन नहीं है। हर टूल का फ्री वर्जन मौजूद है, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज को सीख सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब जहां तक बात है कि भाई ये जो इसके एडवांस लेवल के वर्जन हैं, या एडवांस लेवल की इसके अंदर कंप्यूटेशन है, वो कैसे करेंगे, वहां पे आप बिल्कुल राइट है, वहां पे आप बिल्कुल सही हैं कि हाँ सर, वहां पर जो है ना हमें कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि मनी मेक्स मनी, ये एक प्रिंसिपल है, कि पैसा पैसे को बनाता है। ये एक बिजनेस का प्रिंसिपल है, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। तो वो कहीं किताब में मैंने ये पढ़ा था, तो मुझे याद है कि देखें, ये मनी मेक्स मनी का मतलब ये नहीं है कि इसको गलत ना समझ लेंगे यार, पैसे के लिए पैसे नहीं। आप अपने पे इन्वेस्टमेंट करें, ये आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। आप मुख्तलिफ चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने पैसे को, तो ये थोड़ा सा आपको बचाना होगा इस काम के लिए। ठीक है, ये आपकी अपनी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है, कि जिसको आप ये समझ रहे हैं कि इसको सीख के आपने इससे आरओआई जनरेट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेनी है। ठीक है मोहसिन भाई, ये चीज समझें कि आपने पैसे को बचाना है इस काम के लिए। थोड़े से पैसे को बचाना पड़ेगा आपको। आप ज्वाइंट 4 लोग 5 लोग मिलके भी ये ले सकते हैं। फर्ज करें एक अकाउंट लेना है कस्टम जीपीटी का, 5 लोग मिलके भी तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते?
आप ये देखो ना, 200-200 रुपए भी हम मिलाएं, 300-300 रुपए मिलाएं, तो ये हमारे पास पूरे पैसे हो जाएंगे अकाउंट के, पूरी सब्सक्रिप्शन के, आराम से हम 4 लोग मिलकर ले लें। मुझे अच्छी तरह याद है यार, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरे पास जाहिर है, हम भी स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते नॉर्मली, हर स्टूडेंट ऐसे ही होता है हिसाब किताब। तो मैंने आई ट्रिपल ई की और जो है ना उसकी मैंने वो ली थी, सब्सक्रिप्शन ली थी। तो हम 4 लड़कों ने मिलके ली थी। हम सब ने 200-200 रुपए, 300-300 रुपए मिलाए और मिलके ले ली हमने। वो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन मिल जाती है उसकी 2000 रुपए की। तो इस तरह से हमने 4-5 लड़कों ने मिलके ले ली थी और हम अकाउंट शेयर करके यूज कर लेते थे। तो ये चीज करनी पड़ेगी, कोलैबोरेशन और टीम वर्क करना पड़ेगा। जितने भी स्टार्टअप्स बने दुनिया में यार, डे फर्स्ट में किसी के पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। चाहे आप मार्क जुकरबर्ग की स्टोरी पढ़ लो, चाहे आप इसकी पढ़ लो, क्या कहते हैं, स्टीव जॉब की पढ़ लो, चाहे कोई इसकी पढ़ लो आप, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का, इसकी किसी के पास इतने इन्वेस्टमेंट नहीं, इतने पैसे नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कोशिश की, दोस्त बनाए, कोलैबोरेशंस की, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइंटली काम किया। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर ये तंबीह करूंगा, कभी किसी भी इलीगल वे को इख्तियार ना कीजिएगा। ये अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से लीजिएगा, बाकायदा। अगर करनी भी पड़ रही है 4 लोगों को, ये अक्सर मैंने देखा है, पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है कि जी वो एक लड़का है, एक बंदा है, वो दे रहा है जी, वो उसके साथ वो कैनवा की भी दे रहा है सब्सक्रिप्शन, उसके साथ अमेजोन की भी दे रहा है, 2000 रुपए उसको दे दो। और वो पता नहीं किसका आईडी यूज कर रहा है, किसका चोरी किया हुआ पासवर्ड। ये काम नहीं करना भाई, खुदा के वास्ते। सही काम करें, राइट काम करें, लीगल काम करें। कभी अपने आप को बेटा इलीगल और कभी अपने क्रेडेंशियल्स वीक ना होने देना। इस हवाले से अपने किरदार में ये लचक ना आने देना कभी भी। हमेशा उसके ऊपर सॉलिडिटी के साथ खड़े रहो, सॉलिड होकर, बिल्कुल नहीं यार मैंने करना है तो सही काम करना है, मैंने गलत काम करना ही नहीं है भाई। ठीक है, तो ये है मेरा जवाब। ठीक है। ठीक है जी जी। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा सर, शाहरुख। वो अच्छा। CPU, बात मेरी थोड़ी सी वो रह गई थी। सीपीयू तो उसका लिए, इसको लिए भी तो हमें कोई सीपीयू, बड़ा बड़ा सीपीयू चाहिए आप होता है। जी मेरे भाई, तो आप शुरू में जी, शुरू में ऐसे मॉडल्स पे काम करेंगे जिनके लिए आपको सीपीयू चाहिए नहीं होगा इतना। तो छोटे से ठीक मॉडल है। होंगे, एसएलएम्स होंगे, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल होंगे। जी आगे चले शाहरुख। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओरेकल 23 AI पे काम करें। ओरेकल ने अपनी डेटाबेस बनाई है 23 AI के नाम से, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। उसके अंदर एपेक्स का डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। मोहसिन मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, एपेक्स का डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जिसमें आपको कोई मॉडल बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनली वो आपको डेटाबेस के अंदर ही मॉडल क्रिएट करके दे देगा। चलें आगे चलें। जी सर। शाहरुख, नेक्स्ट क्वेश्चन जी जी। पूछे जी जी। पूछे। अरसलान मुगल साहब काइंडली आप आपको अनम्यूट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। सर बहुत अच्छा समझाया आपने, बड़ा मज़ा आया। और मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था, आपने हमें बताया कि डेवऑप्स, कुबरनेटीज वगैरह, माइक्रो सर्विसेज, क्या हम इसमें मोनोलिथ आर्किटेक्चर वगैरह भी पढ़ेंगे? और एक ये क्वेश्चन था मेरा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम जो ये जो क्लाउड नेटिव ऐप के बारे में आपने बताया था, तो ये क्या ऐसी चीज़ है? बेसिकली हम नॉर्मल एप्लीकेशंस भी बनाते हैं, और हमने एआईज वगैरह भी देखे हैं, जैसे जीपीटी वगैरह है और दूसरे बहुत सारे इस तरह के जीपीटी वगैरह, इस तरह की एआई के एप्लीकेशन बने हुए हैं। तो क्लाउड नेटिव बेसिकली क्या चीज़ है? बहुत अच्छा सवाल किया यार, ये असलान ने ना बहुत अच्छा माशाल्लाह सवाल किया, जबरदस्त, गुड। देखें, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है इस वक्त दुनिया में, या हमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं, या हमें हमने हमने सुने हैं, या जिन पे एप्लीकेशन डेवलप होती है। एक तो मोनोलिथिक है, जो आपने बताया कि उसमें लेयरिंग होती है। फर्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड लेयर है आपकी मिडिलवेयर की लेयर हो गई, और थर्ड लेयर आपकी परसिस्टेंस लेयर हो गई। ठीक है, ये तो लेयरिंग करते हैं हम, सिंपल, ये सिंपल आर्किटेक्चर है, जो कि आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए नॉर्मल यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड नेटिव जो है ना, ये वर्ड जो क्लाउड नेटिव यूज होता है, क्लाउड नेटिव का मतलब ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर पर डिजाइन हुई, उसको कहते हैं क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। ठीक है, क्लाउड नेटिव एक डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क है। जिस तरह से मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एक पूरा एक डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है ना, एक पूरा एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है मोनोलिथिक का, कि किस तरह से मोनोलिथिक एप्लीकेशन डिजाइन होती है, किस तरह अपडेट होती है, किस तरह से वो होती है। तो क्लाउड नेटिव जो है वो क्लाउड में एप्लीकेशन डेवलपमेंट और उसकी मैनेजमेंट वाया डेवऑप्स, उसकी मैनेजमेंट, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वाया डेवऑप्स, उसकी पैचिंग वाया डेवऑप्स, उसकी अपडेशन वाया डेवऑप्स, उसकी हाई अवेलेबिलिटी वाया डेवऑप्स। दैट इज द वे हाउ यू कैन मैनेज cloud native application via DevOps practices. That's why it is called cloud native, or that's why we are using microservices over here. Because होता यह है कि क्लाउड में जब हम डॉकर्स और कंटेनर्स को लेकर आए, माइक्रो सर्विसेज को लेकर आए, तो हमने, इंसानों ने ये चीज
इसके आर्किटेक्चर में ये डाल दी गई या ये सोच लिया कि हम इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, इम्यूटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। क्लाउड नेटिव का मतलब ये है, डॉकर्स कंटेनर्स का मतलब ये है इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि अभी मैं और आप बैठे हुए बात कर रहे हैं ना, लेकिन क्या क्या आपने कभी अपनी बॉडी का एनालिसिस किया है? क्या मैंने और आपने कभी अपनी बॉडी का एनालिसिस किया है कि इस वक्त मेरी बॉडी में हो क्या रहा है? लाखों सेल्स हैं जो कि बन रहे हैं और लाखों सेल्स हैं जो तबाह हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। यानी कि मेरी बॉडी में अगर मैं सेल को, अगर उसकी मैं एनालॉजी डॉकर के साथ बना रहा हूं या कंटेनर के साथ बना रहा हूं, तो सेल एक कंटेनर है जो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, जो बन भी रहा है, लेकिन मैं स्टेबल हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। मेरी बॉडी में इस वक्त भाई, इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और बन भी रहे हैं नए, लेकिन मैं स्टेबल हूं। तो यही कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। ये अल्लाह का बनाया हुआ इम्यूटेबल स्ट्रक्चर है। देख रहे हो ये किस तरह से इंसानों ने ड्राइव किया है इसको। अब यहां से फिर वो क्लाउड नेटिव का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि यार क्लाउड नेटिव को इम्यूटेबल बनाना है। उसके लिए फिर क्या है कि आपको डेवऑप्स, कुबरनेटिस और ये डॉकर्स कंटेनर्स पढ़ने पड़ेंगे। इस प्रैक्टिस पे, इस तरीके से जो एप्लीकेशन डिजाइन होती है उसको क्लाउड नेटिव कहा जाता है। जो डॉकर्स, कंटेनर्स और डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस को बेस करते हुए एप्लीकेशन डिजाइन होती है उसको क्लाउड नेटिव कहा जाता है। कहीं पे भी लफ्ज क्लाउड नेटिव का है तो फौरन जहन में समझ लेना इसमें डॉकर भी यूज हुए होंगे, इसके अंदर कंटेनर भी यूज हुए होंगे, इसके अंदर जो है ना कुबरनेटिस भी यूज होंगे और ये डेवऑप्स के थ्रू इंप्लीमेंट और मैनेज हो रहा होगा। ठीक है जी, आगे चलें। जी सर, ठीक है। अरसलान भाई, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है आपको? मैं फर्दर, शहाबुद्दीन का क्वेश्चन है। जी शहाबुद्दीन। शाह। सर आपने बीच में एक बात की थी कि एक जो है इसमें से बीच में एक इंजीनियर थे, वो काम कर रहे थे एक ऐसी इंटेलिजेंस पे कि जो जिसकी आप तारीफ करें, जिसको इनकरेज करें तो वो काम करता है, और फिर उसकी बेस पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग, परफॉर्मेंस। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये आ हाँ गया, ये आ गया। डेविड सिल्वर काम कर रहा है ना, ये कर जी रहा है, जी। ये कर रहा है। हाँ। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपने कहा कि ये व्हीकल्स, ऑटोमेटिव व्हीकल्स वगैरह में ये दे रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि उस ऑटोमेटिक व्हीकल्स में इसकी क्या जरूरत पड़ी। अगर कोई व्हीकल नाराज हो जाए कि नहीं मुझे काम नहीं करना, तो ऐसे कैसे नहीं चलेगा? नहीं 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 नहीं, इसका 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 तुम इस तरह से समझो शहाब, कि रिवॉर्ड जो है ना, रिवॉर्ड जो है वो हर इंसान को चाहिए नहीं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब ये है कि बार बार आप एक चीज समझा रहे हो, उसको बता रहे हो, ठीक है, और रिवॉर्ड के थ्रू बता रहे हो, पॉजिटिव दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा मूड हो रहा है यार, आज मेरा मूड हो रहा है क्या, कि यार फलानी जगह पे खाना खाने का, फर्ज करो कबाब जी पे खाना खाने का मूड हो रहा है। एक मैं खास मूड में हूँ और मैं उसको जो सिनारियो दे रहा हूँ, उसको जो मैं बातें बता रहा हूँ, वो उसी एरिया की बता रहा हूँ जहाँ पे कबाब जी की बेहतरीन ब्रांच मौजूद है हाईवे के ऊपर। वहां पर बच्चों के लिए खेलने का बड़ा अच्छा प्ले ग्राउंड भी मौजूद है। वहां पे मैं अपने बच्चों को भी ले जाऊंगा। मैंने उसको बोला यार देखो, मैंने यहाँ जाना है और ये ऐसी जगह पे लेके चलो जहाँ पर बच्चों को खेलने का भी हो और ये भी हो और वो भी हो। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। आ रही बात समझ में? उसको मैं कॉन्टेक्स्ट। अब अगर वो मुझे सही डायरेक्शन पे लेके जाता है और वो मुझसे पूछता है, हाँ भाई यासिर साहब, आपको मैं कैसी जगह पे लेकर आया खाना खिलाने, लाया ना, आपकी ख्वाहिशात मैंने पूरी की नहीं, अब मैं उसको बोलूंगा यार बेहतरीन फीडबैक दूंगा उसको, जबरदस्त काम किया यार, ये मेरा रिवॉर्ड है उसको। आई बात समझ में? समझ गया। शारून, सॉरी, शाहब। समझ जी जी आई? समझ गया। समझ आई है, बस समझ गए। फीडबैक है यार, फीडबैक है। चलें। ठीक है, तो सर हमारे पास लास्ट पार्टिसिपेंट है जिनका हैंड रेज है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो वो हैं सर CH रेहान साहब। हाँ तो हाँ हाँ। रेहान भाई प्लीज। हाँ हाँ, पूछे 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 रेहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन था कि बहुत अच्छा आपने कोर्स डिजाइन किया है, इसका ड्यूरेशन पीरियड क्या होगा? नहीं मैं समझा नहीं, थोड़ा सा दोबारा बताएं, आवाज आपकी ड्रॉप हो रही है। मैंने कहा सर ये कोर्स आपने डिजाइन किया है, इसका ड्यूरेशन पीरियड क्या होगा? ड्यूरेशन पूछ रहे हैं सर, ड्यूरेशन। अच्छा, ड्यूरेशन देखें, देखें कम से कम एक लेवल का ड्यूरेशन जो है ना, मैं लास्ट लेवल की नहीं, मैं भी फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लेवल का ड्यूरेशन कम से कम 2 मंथ्स का तो होगा। 2 मंथ से कम कोई नहीं होगा भाई। 2 मंथ से एक्सटेंड नहीं होगा, 2 मंथ से ज्यादा कम का कोई भी नहीं होगा। 2 मंथ तो लगेंगे कम से कम, 2 से 3 मंथ्स। इनिशियली हमने वैसे जो फर्स्ट वाला लेवल है वो 2 मंथ्स का कम से कम है हमारा। सर वैसे मैं जो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि 6 मंथ लगेंगे, 2 मंथ्स फॉर ईच लेवल। एग्जैक्टली।
अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली। इट्स नॉट एग्जैक्ट। हाँ। ठीक है सर। अच्छा इसमें डिपेंड, मौसम। देखो इसमें इसमें एक चीज और भी डिपेंड करती है, चौधरी रेहान ने जो सवाल किया है ना, इसमें यार एक चीज और भी डिपेंड करती है, वो ये है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स है ना पढ़ने वाले, उनका क्या पेसिंग और उनकी क्या, जिसे कहते हैं ना कि कितना क्विकली वो पिक कर रहे हैं चीजों को और कितना तेजी के साथ काम करके दिखा रहे हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। उस हिसाब से पेस को सेट करते हैं ना, कभी क्लास में ज्यादा पढ़ा दिया जाता है, कभी कम पढ़ा दिया जाता है, तो ये चीजें हैं। ठीक है। अच्छा इसमें एक जरूरी सवाल आ रहा है, ठीक है, और ये जरूरी भी है कि भाई प्रॉपर हमारा जो कोर्स है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली अब जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी रिलेटेड टू एआई कोर्स की, वो एवरी थर्सडे हुआ करेंगी। जैसे हमारे बाकी कोर्स आउटलाइन चल रही है, टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, कंप्यूटर, इसी तरह से ऑन थर्सडे वी विल हैव अ एआई क्लास, ठीक है। इसी तरह से हुआ करेगी एवरी वीक, ठीक है, थर्सडे को। एक सेकंड, मैं मैम फ़याल को अनम्यूट कर रहा हूँ, मे बी वो शायद कुछ अपना इंक्लूड करना चाह रहे हैं। हेलो जी मैम, यू आर। जी जी हाँ नहीं, बस मैं भी यही बताना चाह रही थी कि हमारी जो थर्सडे को है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा था कि संडे को क्लास है, तो मैंने कहा बता दूं कि हमारी एवरी थर्सडे को ही क्लास होगी, आपने बता दिया। तो और थर्सडे को आई थर्सडे को कैन। टाइम भी बता दें। जी जी 10 बजे ही होगी जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। 10 बजे से ही हमारा मतलब जो हमारा टाइम है कि स्टैंडर्ड टाइम है टेकवर्स का। वेलकम। अच्छा होपफुली। मुसरत नाज का एक क्वेश्चन आ रहा है हम उनको। बिल्कुल पूछें पूछें। हम्म। सर जैसे आप लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, थर्सडे को हमारी क्लास हुआ करेगी, तो आप जो है वो इसको लेवल 1 से ही स्टार्ट करवाएंगे, या इसको कैटेगराइज करेंगे कि इस दिन में कि लेवल 2 वालों की होगी, या इतने टाइम पे लेवल 1 वालों की होगी? मैडम पहले पहले फर्स्ट जो है ना वो हमारा लेवल 1 ही है। फर्स्ट तो जो है कि वो लेवल 1 से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर ग्रेजुअली हम इसमें मूव करेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लॉन्च है ना, तो इसमें हम इसी तरीके से ग्रेजुअली मूव करेंगे। अब लेवल 1 करने के बाद लड़के होते हैं, लोग होते हैं कि जो लेवल 2 के लिए आते हैं और वो कहते हैं नहीं भाई हमने लेवल 2 करना है, तो अब स्टार्ट तो कर देंगे लेवल 2, लेकिन फिर उसमें वही लोग आ सकेंगे या वो उनको ही समझ में आएगा ज्यादा कि जो फिर उस लेवल पर आ रहे होंगे, ठीक है। लेवल 1 आपको पुश करेगा लेवल 2 की तरफ, लेवल 2 आपको पुश करेगा लेवल 3 की तरफ, लेवल 3 आपको पुश करेगा लेवल 4 की तरफ। ये पूरा इस तरह सिक्वेंशियल मॉडल है जी। ठीक है। अच्छा सर सेकंड इसके अलावा सवाल हमारे पास डॉक्टर अब्बास मियां, उनका सवाल है। जी 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 डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी अस्सलाम। आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। अच्छा, मैंने सिर्फ टाइमिंग पूछने थे सर, कि टाइमिंग यही होंगे, 10 से 12 ही होंगे? शाहरुन जी भाई। जी टाइमिंग यही होंगे, टाइमिंग यही होंगे। ठीक है, थैंक यू टाइमिंग। बेटा, थैंक जी। यू बेटा। थैंक यू। वासिक खान। जी जी वासिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे वो एआई बेस्ड सैस एप्लीकेशंस होती हैं जो मतलब अपने हिसाब से बनाते हैं, तो कौन से लेवल करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि अगर हमारे जहन में कोई एक एआई बेस्ड प्लान आ रहा है कोई सैस एप्लीकेशन बनाने का, तो हम किस लेवल के बाद हम उस काबिल हो जाएंगे अगर हमें वेब वगैरह का मतलब बैकग्राउंड हो और क्लाउड। उसको बिल्कुल। क्लाउड नेटिव, यस सर, क्लाउड नेटिव, और कोई एप्लीकेशन क्लाउड कंप्लीट हम बनाना चाहें लेवल 3, तो लेवल 3 के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे बिल्कुल। लेवल 3 के अपना बाद? चलो सेज सेज बेस्ड सोल्यूशन बना सकते होंगे, बिल्कुल बना। सही सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा ये एक्सरॉन का जी जी सवाल है, काइंडली अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, यासिर वालेकुम कैसे हैं आप? भाईजान, आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा जी। एक सवाल था सर, जो एआई बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, मिसाल के तौर पर एआई बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, तो वो ज़्यादातर ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाती। आपको पता है इस चीज़ का, जो कि हैंग हो जाती है, जिनकी फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, और आप अपने एक्सपीरियंस से क्या हमें गाइड करना चाहेंगे, हमें किन चीज़ों का यूज़ करके वेबसाइट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए? अब आप मुझे ये बताएं कि क्या कभी आपने किसी वेबसाइट को मैनेज किया है कभी? छोड़ दें एआई को, तो छोड़ दें, एक साइड पे रख दें, एआई की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। सर मैनेज नहीं किया, लेकिन हकीकी तौर पर देखा ज़रूर है। गवर्नर सिंध की वेबसाइट को आप देख लें सर, रिजल्ट्स अनाउंस होने के फौरन बाद ही सर वो वेबसाइट के तमाम फीचर्स एंड फंक्शंस काम करना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर एट अ टाइम 35-40 45,000 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हाँ अपना रिजल्ट चेक करते हैं। इस देखिए वजह जी, से समझ गया, मैं समझ गया। देखिए भाई 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 बात ये होती है कि इसमें डिफरेंट आर्किटेक्चरल पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ वेबसाइट को बना लेना ही फन नहीं है मेरे भाई।
उसके बिल्कुल अंदर ऐसा ही है। एफिशिएंट कोडिंग को और उसके पीछे एक एफिशिएंट आर्किटेक्चर बिल्टअप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये क्लासिफाई कर लें कि कौन सी चीजें हैं आपकी वेबसाइट की या आपकी एप्लीकेशन की जो रीड इंटेंसिव है और कौन सी राइट इंटेंसिव है। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लें। रीड इंटेंसिव चीजें जो रीड ओनली हैं उसको मैं ले जाऊंगा कैशिंग के ऊपर। जब मैं कैशिंग पे लेकर जाऊंगा तो उसको यकीनन या तो सीडीएन पे रखूंगा या मैं लोकल कोई कैशिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और राइट इंटेंसिव है तो वो कैशिंग पे मैं नहीं लेके जाऊंगा, उसको फिर मैं डायरेक्ट हिट करवाऊंगा डेटाबेस को। तो जब आप ये क्लास ये डिस्टिंक्शन जब कर लेंगे तो आधा लोड तो आपने ही तोड़ दिया ना। सेकंड ये है कि दो तरह की स्केलिंग मुतारिफ कराई जाती है इस तरह के एनवायरनमेंट में जब यहाँ पे हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स होती हैं। पहली चीज होती है जिसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि जनाब सीपीयू और मेमोरी अकॉर्डिंग टू द लोड ऑटोमेटिकली ऑटो स्केल हो जाते हैं। आप अगर फर्ज करें लोड आया हुआ 100 यूजर का कंकरेंट, ऑटोमेटिकली मेमोरी में इजाफा हो जाएगा। मेमोरी अगर जब लोड नहीं था तो इनिशियली मेमोरी फर्ज कर लें 25 जीबी थी, जैसे ही लोड आया 100 यूजर का कंकरेंट तो मेमोरी खुद ही बढ़कर 128 जीबी हो गई। कोर सीपीयू के लगे हुए थे, फर्ज करें 2 कोर लगे हुए थे, ऑटोमेटिकली कोर इंक्रीज होकर 8 कोर हो गए 2 से। तो पावर आपने कर दिया ना, मशीन को पावर अप कर दिया, वो आप 100 भी रिक्वेस्ट कंकरेंट आ जाएगी तो उनको प्रोसेस कर देगी। आ रही है बात समझ में? तो ये स्केलिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जहां से भी आपने होस्टिंग ली हुई है वहां से वो प्लान लेना पड़ेगा कि भाई मेरी जो मशीन होगी उस पर लोड ये आएगा तो इसको स्केल अप भी होना है और स्केल आउट और स्केल इन भी होना है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द प्लान और कॉन्फ़िगरेशन क्या की हुई है ये डिपेंड करता है, और वेबसाइट की प्रोग्रामिंग पे भी डिपेंड करता है। 2-3 चीजें होती हैं जिनको फैक्टर आउट किया जाता है जी। तो अगर जी सर। हाँ जी जी जी। अच्छा, मोहसिन रजा अगेन उनका पूछे पूछे क्वेश्चन पूछे क्वेरी। पूछे जी पूछे जी। मोदी पूछे। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जो हम ये जनरेटिव एआई जब पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा जो सारा दारोमदार है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर होगा। मेरे ख्याल में हमारा जो प्रॉम्प्ट है उस पर होगा, ऐसे ही है ना सर? नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो वन ऑफ द टेक्निक है जनरेटिव जी एआई से आउटपुट को जनरेट कराने की। ये वन जी ऑफ जी, द आउटपुट को। हाँ, तो हम सर हमारा आगे सारा आगे हमारा आगे ये है। सारा हमारा सारा दारोमदार इस पे नहीं होगा। हमारा जी सारा जी, दारोमदार कई चीजों पर होगा। ठीक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वन ऑफ देम। ठीक है ठीक है सर। अच्छा, जैसे अब हम किसी अपना किसी मॉडल को हम कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम चैट चैट जीपीटी को ले लेते हैं। उसको मैंने कोई आपने कोई टास्क दिया है और वो टास्क सॉल्व करने के लिए हम उसको कोई प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई ये हमारा प्रॉम्प्ट है, आप इसका सॉल्व निकालो। तो जो चैट जीपीटी है वो तो आपको अलग जवाब देगा, मुझे अलग जवाब देगा, और शहाबुद्दीन को अलग जवाब देगा, और शारून भाई को अलग जवाब देगा। तो हम उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? वाया ट्रेनिंग वो बताया जाएगा आपको कि कैसे ट्रेन करते हैं उसको। उसको जो ठीक है मैंने सर, आपको थैंक यू। जो आपको मैंने शॉर्ट बताया ना, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, वन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, टू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। जब आप उसको जी शॉर्ट्स देंगे तो वो समझ जाएगा जवाब जी देना क्या है। इस वाली जी सिचुएशन का, इस वर्ड प्रॉब्लम का जब शारून सवाल करेगा उसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए तो वही जवाब देगा जो जी आपको दिया, ठीक है। कवर सर, होगा अब ये। मैंने उस मॉडल को हमने एक ही चैट जीपीटी को हमने एक ही सवाल मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पे दिया। एक ही सवाल तो उसने हर जगह पे अलग यानी हमें उसने आंसर दिया। जैसे हमने जुपिटर बुक को रन करने के लिए उससे कुछ कमांड्स मांगी थी, तो उसने 3 लैपटॉप में हमने उसको कमांड्स पूछी और तीनों में उसने अलग अलग जवाब दिया, मगर हमारा प्रॉम्प्ट सेम था। डिपेंड करता है मॉडल का टेम्परेचर क्या सेट किया हुआ है। अगर आपने मॉडल का टेम्परेचर मेरे भाई हाई रखा हुआ है, उसका जी पैरामीटर हाई किया हुआ है टेम्परेचर का, जो उसका एक जी ट्रेनेबल पैरामीटर होता है, तो वो हमेशा जी आपको आपके हर प्रॉम्प्ट पे रिस्पॉन्स मुख्तलिफ आएगा। लेकिन अगर मैं जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स है उनको फिक्स कर दूं तो हमेशा फिक्स जवाब आएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को जब सही। आप डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर की, टेम्परेचर पे क्या होता है, मॉडल स्विंग करता है। जैसे जी बॉल स्विंग करती है ना, ऐसे जी जी मॉडल स्विंग करता है। टेम्परेचर हाई किया हुआ होगा, उसका ट्रेनेबल पैरामीटर एक टेम्परेचर का होता है। जीपीटी मॉडल जी को कम करो, कम करके 3 पे लाओ, 2 पे लाओ, जवाब फिक्स हो जाएगा, हमेशा एक ही जवाब आएगा। आगे चलें। ठीक है सर। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर सिर्फ हम इसमें पाइथन ही क्यों यूज करें, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं? देखें, पाइथन को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पाइथन में सबसे ज्यादा काम इस वक्त हो रहा है एआई के ऊपर भी, और डिफरेंट दूसरे टास्क पे भी हो रहा है। वेब के फ्रेमवर्क्स हो, एआई की तो स्पेशली डेटा साइंस को स्पेशली पाइथन में ज्यादा टारगेट किया गया। कीरास और टेंसरफ्लो, ये भी सारे फ्रेमवर्क जो है ना पाइथन में बने हुए हैं। तो इसलिए पाइथन को यूज किया जा रहा है कि उसमें वास्ट मेजोरिटी ऑफ लाइब्रेरीज मौजूद है, ठीक है, इस वजह से यूज किया जा रहा है जी। ठीक है सर, मेरे ख्याल सारे क्वेश्चन हो गए हैं और वैसे भी क्लास बहुत ज़्यादा
लंबी होगी। हमारा प्लान था इसको मैक्सिमम 12:30 तक खत्म करने का, बट क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन सर से और मैम फरयाल से आपको मिली है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लासेस में भी हम इसी तरह से जो भी क्वेश्चन हो जिनके इस क्लास में रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में भी कर सकते हैं। अब ये हमारा कोर्स पूरी स्ट्रीमलाइन चलती रहेगी। और मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, वी विल हैव दिस क्लास एवरी थर्सडे, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम 10 PM to 12 AM, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपसे जो कोर्स आउटलाइन है ये हम कोशिश करेंगे एक PDF फॉर्म में करके और आपसे शेयर कर दें, ताकि अगर आप एडवांस में भी चीजें पढ़ना चाहें तो यू कैन डू इट, ठीक है। थैंक यू सो मच टीम, एंड और फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक ओके, यू। अल्लाह हाफिज।